मैं बोलता था उसको यक, तो वो सुनाई देता था यक्कू, और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था, तो बच्चों ने उसको यक्कू 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 कर दिया उसको, तो यक्कू हो गया वो। चंद्रकांता एक सीरियल आवेला, हाँ आवेला तो वो में क्रूर सिंह बा यक्कू यक्कू कहाँ बात ए रुक 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 वही रुक, अब ये मत कहिया कि तू है हुआ, अब ये मत कहना कि तुम ही हो। तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। हे भगवान, बिहारियन के शर्म ना आवे, ये कितना झूठ बोला था, हतना बड़ा कलाकार हे जी खड़ा रही टट ना हटाया था हटा। ड्रीम रोल तो मैं कर रहा हूँ, ड्रीम रोल तो मेरा अखिलेंद्र मिश्रा का है, जो रोल मेरे परम पिता पर ब्रह्म परमात्मा ने दिया है और इस सृष्टि रूपी मंच पर भेजा है। जा अदा कर इस किरदार को जो अखिलेंद्र मिश्रा का किरदार ले रहा हूँ, जा। 80 का दशक, भाई साहब, ब्राह्मण परिवार, बिहार, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप कह दें कि आप नाटक करना चाहते हैं, सिनेमा करना चाहते हैं, आपको डंडे पड़ेंगे। माँ को मैं बोलूँ का होला ये एक्टर भाई, हम एक्टर बन जाए नु, डॉक्टरों बन जाए, इंजीनियरों बन जाए, कलेक्टरों बन जाए, एसपीओ बन जाए, मिनिस्टरों बन जाए। मैंने माँ ने कहा है ये कौन नौकरी है जब तू सब बन जाई बा। माँ है ना बानू, भोजपुरी हमारी बात चल रही है। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं ये रोल कर दूं। तो हंगल साहब नीचे से ऊपर तक देखा, अच्छा ये हंगल साहब के शब्द बोल रहा हूँ, हंगल साहब नीचे से ऊपर तक देखा, पजामा कुर्ता पहना हुआ एक लड़का जो बैक स्टेज करता है, कह रहा है ये बात, जाके बैठो वहां से, बैठो वहां, जाओ बैक स्टेज करो, अपना काम आता नहीं है, रोल करेंगे, आ जाएगा वो एक्टर। और सचमुच वो एक्टर नहीं आया। मैं बैक स्टेज का प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को थिएटर के बैक स्टेज का प्रोडक्ट मानता हूँ। ऑन स्टेज पे आने के लिए सभी बेचैन रहते हैं, लेकिन बैक स्टेज करके जो ऑन स्टेज आता है उसकी बात कुछ अलग, बात ही अलग होती है, उसका जड़ बहुत मजबूत हो जाता है, पूरा बदल गया। एक होता है कि प्रतिशत में बदलेगी, भाई 10% बदला है, 20%, 50%, 100% बदल चुका है। क्योंकि अगर नहीं बदलता है तो कंटेंट नाम की तो खैर कुछ चीज रहा ही नहीं, विषय वस्तु तो रहा ही नहीं, चाहे वो सिनेमा हो चाहे टेलीविजन हो। ये तो साला होना ही था, इसमें भी कुछ इम्प्रोवाइज किया। किसी एक्टर की उम्र यूं तो बहुत लंबी होती है, लेकिन फिर भी कुछ रोल ऐसे होते हैं, उनके हिस्से आते हैं जो उनकी पहचान बन जाते हैं, हस्ताक्षर बन जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ चंद्रकांता का क्रूर सिंह, या मैं कहूँ लगान का अर्जुन, या फिर भूरेलाल गंगा जल का, तो आपके जहन में एक ज़रूर चेहरा तैरेगा। भले ही आप नाम याद कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपको वो चेहरा तो याद रह गया होगा। मैं बताऊं, अखिलेंद्र मिश्र उनका नाम है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पढ़ाकू नितिन में आज आप मेहमान हैं हमारे, और ऐसा बहुत कम मौका होता है जब हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से किसी को बुलाएं और उससे खुल के बात करें। आपकी तबीयत भी है थोड़ा खुल के बात करने की, आराम से बात करने की, हमारे फॉर्मेट में एकदम सेट है। दिल्ली दौरा कैसे हो रहा है आपका आजकल? दिल्ली दौरा अच्छा चल रहा है, चूँकि पुस्तक मेला में मुझे आना था। मेरी नई पुस्तक आई है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, तो उसका विमोचन था 12 तारीख को पुस्तक मेला में ही। सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया इसको। एक वो कारण था, और दूसरा कारण ये था कि 14 तारीख को रामानुजन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एक उनका जो साहित्य उत्सव चल रहा है, उसमें मेरा एक एकल प्रस्तुति था जो मैंने तैयार किया है, श्री राम की प्रत्यंचा। इसमें रामायण के वो अनसुने प्रसंग हैं। इसके पहले मैं स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ एक एकल करता हूँ, सोलो जो आप करते, जो सोलो करता हूँ, तो दोनों ये मेरे नाटक सोलो हैं। तो वही श्री राम की प्रत्यंचा की प्रस्तुति थी, और वो मैंने किया। तो ये दिल्ली दौरा मेरा चल रहा है। बढ़िया। लोग ना अक्सर आपको खोज रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें आप गायब हो गए, क्योंकि लोगों के लिए होने का मतलब ये हो गया है, मतलब देखने वालों के लिए, कि अगर कोई OTT में नहीं है, किसी फिल्म में नहीं है, तो पता नहीं वो कहाँ है। मैं भी YouTube पर ढूंढ रहा था, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो पूछ रहे हैं कि ये एक्टर कहाँ गया, अखिलेंद्र मिश्र कहाँ हैं, अब कहाँ चले गए वो। पर मैंने जब पता किया तो आप तो यहीं हैं, खूब सारे आप अभी भी नाटक कर रहे हैं, बढ़िया किताब लिख रहे हैं, आप कवि हैं, ये भी अभी ताज़ा ताज़ा पता चला है। जी।
पर हमारी याद में आप क्रूर सिंह हैं, जी। और पता नहीं वो बाल आप कैसे खड़े करते थे, लेकिन बचपन में हमें बहुत हैरत होती थी क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कैसे काम होता था सीरियल्स में, कैसे एक्टर को ब्रीफ दिया जाता होगा, वो क्यों एक ही शब्द बार बार यक्कू या यक दोहरा रहा है। तो आज मैंने कहा लगे हाथ आपसे पूछेंगे, क्योंकि आजकल के तो सीरियल्स आ रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन वो सीरियल हमारे जहन से उतर दे रहे हैं जो आप लोगों ने किए थे। कितना बदल गया? नहीं, बदल तो गया, पूरा कितना नहीं बदल गया, पूरा बदल गया। एक होता है कि प्रतिशत में बदले कि भाई 10% बदला है, 20%, 50%, 100% बदल चुका है। क्योंकि अगर नहीं बदलता है तो कंटेंट नाम की तो खैर कुछ चीज रहा ही नहीं, विषय वस्तु तो रहा ही नहीं। चाहे वो सिनेमा हो चाहे टेलीविजन हो, सिनेमा में फिर भी गिने चुने कहीं कहीं कुछ कंटेंट आ जाता है, टेलीविजन सीरियल तो नहीं। कभी अंत ना होने वाली कहानी दिखाते हैं वो। क्या ऐसी कोई कहानी है जो कभी अंत ना हो? हम लोगों ने कभी पढ़ा था द एवरलास्टिंग स्टोरी कि राजा ने कहा कहानी सुनाओ, अपनी बेटी से शादी कर दूंगा, राजकुमारी से आधा राजपाट दे दूंगा। और एक आया, एक चिड़िया आया, एक अनाज का दाना उठाया फुर्र, दूसरा आया एक दाना उठाया फुर्र, बस ये तीसरा कहानी आया चलेगी। फुर्र। 6 महीने तक चल रहा था। राजा ने कहा आगे तो बता। कहा आगे कैसे बताऊं, पूरा गोदाम जब तक खाली ना हो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये वही हो रहा है कि चिड़िया आ रहा है, दाना उठा रहा है फुर्र, हर एपिसोड में फुर्र। तो जब तक वो दाना समाप्त ना हो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो टेलीविजन सीरीज में ये कमाल है। यही कारण है कि आप सीरियल्स में दिखाई नहीं देते, फिल्मों में कम हो गया नहीं? टेलीविज़न में अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि टेलीविज़न पूरा जीवन ले लेता है। टेलीविज़न की एक मतलब जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ऐसी है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे काम करवाते हैं, वो 16 घंटे में छोड़ेंगे आपको, फिर आप दोबारा आ जाइए, तो आप कुछ और नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि मैं अभिनय तो करता हूँ, एक्टर तो हूँ, पिछले 40 सालों से थिएटर में मैं सक्रिय हूँ। और लेकिन मेरे अंदर जो और आयाम है, जो ईश्वर ने और प्रतिभाएं दी हैं, उनको भी तो एक्सप्लोर करूं। अभिनय ही करते करते मर जाऊं, समाज को क्या दिया मैंने। तो जो लिखने का मेरा आयाम है मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी एक अखिलामृतम कविता संग्रह आई, मैंने कविताएं लिखी, लोगों ने पसंद की। अभी मैंने अभिनय पे एक पुस्तक लिखी है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, जो अभी अभी इसी साल विश्व पुस्तक मेला 2024 में उसका विमोचन हुआ है। एक अलग ढंग की पुस्तक है ये। और अध्यात्म जो मूल है अभिनय का, जिससे कटे हुए हैं लोग, हमारे जितने अभिनय करने वाले लोग हैं, और जो कि पढ़ाया भी नहीं जाता किसी विश्व के संस्थान में, ना कि किसी भारत के संस्थान में, कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि अध्यात्म ही मूल है अभिनय का। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने सब कुछ बताया है, लेकिन नाट्य शास्त्र को हमने अलहदा रख दिया, पंचम वेद कह के उसको पढ़ाया नहीं जाता। तो हिंदी में हमारे यहाँ अभिनय पे किताब ही नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते या टूटी फूटी अंग्रेजी जानते हैं, उनके लिए कोई किताब नहीं है। तो उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो मैंने ये पुस्तक वो लिखी है, हिंदी में लिखी है, अभिनय पे किताब, कि बच्चे जाने। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद कोई कमाल एक्टर बन जाएगा, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक दिशा निर्देश मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके व्यक्तित्व में एक चमत्कार जरूर होगा। ये मेरा मानना है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म जो पुस्तक है मेरी। तो ये भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरी जो लेखनी है, जो वो एक शक्ति है जो दी हुई है मुझे ईश्वर ने, तो वो भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। मेरे पास मेरा जो अनुभव है, मेरा जो अध्ययन है, मेरा जो प्रयोग है, मेरा जो शोध है अभिनेताओं को लेकर, अभिनय को लेकर, अभिनेताओं मतलब मैं अभिनय को लेकर ये कहूँगा, तो वो मैं अपनी नई पीढ़ी के साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। मैं हर जगह लिटरेचर फेस्टिवल हो या
फिल्म फेस्टिवल हो या नाट्य उत्सव हो, वहाँ जाता हूँ, वहाँ बातें करता हूँ नई पीढ़ी के बच्चों से, बड़ा अच्छा लगता है, अपनी बातें उनको साझा करता हूँ। तो ये आदान प्रदान आवश्यक है। तो अब इसमें समय मैं अधिक दे रहा हूँ। काम तो मैं शुरू में भी कम करता था, मैं बहुत ही सेलेक्टिव काम किया हूँ। मैं जितने दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, अगर मेरी फिल्में आप उंगलियों पे जोड़ सकते हैं, अभी मेरा ख्याल है 100 भी नहीं पूरा हुआ होगा या 100 हो गया होगा, मैं तो कभी गिनती करता नहीं। मेरे साथ के या मेरे बाद के भी जो एक्टर आए हैं, 200 फिल्म कर चुके, 250 कर चुके। तो फिल्म गिनवाने के लिए नहीं करना है, आप कर क्या रहे हैं, क्वालिटी क्या है फिल्म का, आप समाज को क्या दे रहे हैं इंटरटेनमेंट के ये से या एक अभिनेता के रूप में। तो ये मेरा मेन मकसद है, ये मेरी सोच है कि मैं वो करूं जो मैं चाहता हूं, मैं वो करूं जो समाज को जिससे मिले। जो फिल्म ना भी देखता हो, आपको मैं बताऊं नितिन, कि जो फिल्म ना भी देखता हो, बिल्कुल ना देखता हो, तब भी उसने मेरी 10 फिल्में देखी होंगी। लगान हो, सरफरोश हो, वीर गति हो, वीर ज़ारा हो, गंगा जल हो, अपहरण हो, हलचल हो, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह हो, रेडी हो। मतलब ये फिल्में वो फिल्में कि आप उंगलियों पे फट 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 जुड़ सकते हैं और कोई भी कहेगा हाँ हाँ हमने देखी थी। तो इसलिए तो आपको अपना ड्रीम रोल मिल गया अब? आपने जो गिनाया फिल्में कम हैं लेकिन रोल तो सब अच्छे किया आपने, लोगों के जहन में रह गए। आप मानते हैं कि आपने ड्रीम रोल कर लिया? नहीं, ड्रीम रोल तो मैं कर रहा हूँ। ड्रीम रोल तो मेरा अखिलेंद्र मिश्रा का है, जो रोल मेरे परम पिता पर ब्रह्म परमात्मा ने दिया है और इस सृष्टि रूपी मंच पर भेजा है। जा अदा कर इस किरदार को, जो अखिलेंद्र मिश्रा का किरदार ले रहा हूँ, जा अदा कर। तो ये रोल मैं कर रहा हूँ अभी। प्रत्येक व्यक्ति एक किरदार है, एक कलाकार है। ये पूरी की पूरी सृष्टि एक मंच है, हर आदमी अभिनय कर रहा है। ये सब तो ऐसे ही एक, चूंकि हम आ गए हैं, मनोरंजन करना है समाज में, और समाज के लिए। जब सतयुग से जब त्रेता में आ रहे थे, तो देवता सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गए कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, कोई काम धाम है नहीं, मनोरंजन है नहीं, प्रभु कुछ सोचिए, नहीं तो नशे में आ जाएंगे, व्यसन करने लगेंगे और उसके बाद झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, उपद्रव मचाएंगे। तो मनोरंजन के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने, इंद्र की परिकल्पना थी ये, और ब्रह्मा जी ने पंचम वेद दिया जिसको नाट्यशास्त्र कहते हैं, और भरत मुनि को कहा कि ये नाट्यशास्त्र तैयार करो, अपने 100 पुत्रों के साथ नाटक शुरू करो, ताकि शाम को दिन भर काम करें, शाम को मनोरंजन हो, नाटक करें। ऐसे नाटक की उत्पत्ति हुई और वो नाटक तब से चल रहा है, त्रेता से शुरू हुआ। इस विश्व का पहला नाटक है देवासुर संग्राम, जो अमृत मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन, तो देवासुर संग्राम जो हुआ था अमृत के लिए, वो नाटक प्रथम नाटक है। वहाँ से नाट्य विधा की शुरुआत हुई है पूरे मनोरंजन के लिए। और उसमें फिर कलाकार काम करते गए, जुड़ते गए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अभिनय कर रहा है, कोई संवाद बोल रहा है, कोई संवाद लिख रहा है, कोई निर्देश कर रहा है, कोई मंच सज्जा कर रहा है, कोई रूप सज्जा कर रहा है, कोई वेशभूषा सज्जा कर रहा है, कोई वस्त्र बना रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती चली गई और विधा का विस्तार होता गया, उसका सौंदर्यीकरण होता गया, जो आज उसी नाटक का तकनीकी विस्तार सिनेमा है, जो बहुत ही बृहद रूप ले चुका है। मतलब सिनेमा के बाद इलेक्ट्रॉनिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बाद डिजिटल आ गया, अब एआई आ गया है। तो ये विस्तार होता चला जा रहा है। तो इसी का हम भी एक बिंदु हैं, कहीं ना कहीं एक तिनका है कि हम भी कलाकार के रूप में इस मनोरंजन की दुनिया में हम घुसे हुए हैं। 40 साल हो गए आपको जी। शुरुआत बताइए थोड़ा सा, और ये भी कि देश के पहले राष्ट्रपति के साथ क्या कनेक्शन बैठता है आपका? देखिए, देश के पहले राष्ट्रपति के साथ कनेक्शन क्या बैठता है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं पूजनीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं नमन करता हूं उनको, और मेरा क्या, संपूर्ण भारतवर्ष और भारतवासियों का संबंध है उनसे। आपका खास है? और मेरा इसलिए है कि मैं सिवान जिला से हूँ, और हमारे राजेंद्र बाबू भी सिवान जिला जीरादेई से थे। मैं दुरौंदा कोल्हुआ से हूँ, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं,
जिस स्कूल से, छपरा के जिला स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया, पढ़ाई की, वहीं से मैं भी पढ़ा हूँ। मैट्रिकुलेशन मैंने भी किया है छपरा जिला स्कूल से, और बड़ा ही गर्व महसूस होता है। और उस समय तो बहुत होता था कि जिला स्कूल में पढ़ता हूँ, दूसरे स्कूल वालों को हम लोग ऐसे देखते थे, हम राजेंद्र बाबू वाले स्कूल से हैं। तो एक वो फीलिंग, उस तरह की बातें, उस तरह की चीज़ें, तो उसको अहंकार ना कहिए, उसको एक अनुभूति कहिए कि वो अच्छा लगता था सोच के, देख के, जान के कि एक तो हमारे जिला से हैं राजेंद्र बाबू, ऊपर से हम उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और फिर उन्हीं के भाई की एक संस्था भी थी फिर जिसमें उन्हीं के बड़े भाई जो महेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने छपरा में एक ड्रामेटिक एसोसिएशन बनाया था, एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो आज भी है। उसके साथ मैं छपरा में जोड़कर मैं रंगमंच करता था, नाटक करता था, जिसमें हमारे शहर के सारे बुद्धिजीवी जुड़े हुए थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, एडवोकेट्स थे, एजुकेशन ऑफिसर्स थे, लोक गायक थे, लोक संगीतकार थे, नर्तक थे, और अद्भुत आनंद था। और हम सब विद्यार्थी तो थे ही जो उसमें जुड़े हुए थे, और उनके साथ हम नाटक कर रहे थे। जब ये पता चला कि महेंद्र बाबू ने स्थापना की इस ड्रामेटिक एसोसिएशन का, तो और भी बात थोड़ी सी गंभीर हो गई कि हाँ, नाटक भी वहीं कर रहा, पढ़ाई भी यहीं चल रही है। तो वो सब, और राजेंद्र कॉलेज, उन्हीं के नाम पे जो कॉलेज है, वहाँ से हमने फिजिक्स ऑनर्स किया, पढ़ाई की हमने। तो ये राजेंद्र बाबू के साथ एक संबंध है। ऐसे शुरुआती जीवन जो मेरा शुरू हुआ, वो मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो हुई, वो गुरुकुल में हुई। अच्छा। मैं 6 भाई 4 बहन हूँ, और मेरे पिताजी कस्टम सेंट्रल एक्साइज में थे, तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती थी। तो पोस्टिंग अलग अलग जगह होने से ये था कि स्कूल बदल जाते थे। तो एक जगह है बिहार में, महुआ, उस समय वैशाली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में था, आज वैशाली ज़िला में है वो। तो महुआ में पोस्टिंग हुई जब पिताजी की, तो मैं इतना बड़ा हो गया था कि मुझे अब स्कूल भेजना चाहिए, बच्चा क्लास में मैं जाना चाहिए। तो पिताजी ने सब भाइयों का एडमिशन करवा दिया, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, सब में। और मेरे बारे में अपने कलीग से पूछा कि छोटे वाले को कहीं डालें, कोई बच्चों का स्कूल हो तो एक इंस्पेक्टर ने कह दिया कि वो एक गुरुकुल आश्रम है वहाँ गद्दोपुर रास्ते में, महावीर मंदिर के पास, नदी किनारे, तो गुरु जी के यहाँ डालिए, बहुत अच्छा होगा। तो मेरे पिताजी उसी माइंड सेट के, पिताजी तो गांव से ही निकले, और ब्राह्मण परिवार हमारा। तो पिताजी ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन हम लोग वहाँ पहुँचे, पिताजी मुझे लेके अपने सारे कलीग के साथ पहुँचे, हम वहाँ गुरुजी के पास गए, वहाँ हमारी भर्ती हो गई आश्रम में, हम दाखिला ले लिए गुरुजी के यहाँ, उनके सानिध्य में। और वो हम कुछ 5 साल थे वहाँ पे। अच्छा। और जब मैं वहाँ से निकला, तो मैं ऐसा मेधावी था कि मेरा 6ठी क्लास में एडमिशन हो रहा था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अभी मेरे बच्चे की उम्र नहीं हुई है, और ये छोटा है देखने में भी, ये बड़ा अजीब लगेगा, और इसको 5वीं में ही डालिए। तो टीचर ने कहा कि सर, कहा कि नहीं नहीं, 5वीं में ही डालिए इसको। तो मैं 5वीं क्लास में मेरा एडमिशन, में डायरेक्ट मतलब वो कि मैं गुरुकुल से निकला हूँ। तो इस तरह की प्रतिभा थी। जो मेरा वो साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ टीचर्स ने, और ये उन्होंने जब मुझसे बातें की, और जब उनको लगा कि है तो हर प्रश्न का उत्तर दे रहा, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, और बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बच्चे में, मतलब, तो उस तरह से, तो वो एक, तब मुझे गुरुकुल में जाना, सुबह 4 बजे उठ के, और वहाँ जाके गुरुजी की सेवा करना और ये करना, बड़ा आनंद आता था। खेलते भी थे हम लोग। गुरुजी को लकवा था, एक घटना बताता हूँ। गुरुजी को लकवा था, और तो गुरु जहाँ तक बच्चे बैठते थे वहाँ तक की छड़ी होती थी उनकी। अगर 20 फीट तक बच्चे बैठे हैं तो 20 फीट की छड़ी होती थी, ऐसे उठाते थे। तो बदमाशी किसी पीछे वाले ने किया, और छड़ी सबको पड़ रही है उस लाइन में जितना है। तो जो बदमाश बच्चे हैं उसके आगे कोई नहीं बैठता था कि मार इसको पड़ेगी, छड़ी मुझे लगेगी। तो उस तरह से। तो लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे और बाद में भी बढ़िया रहे। माँ ने भी सोचा इंजीनियर बनाएंगे, फिर बने क्यों नहीं? नहीं, देखिए, पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत कमाल नहीं था आगे। जब मैं स्कूल, और चूँकि मैं 8वीं क्लास से नाटक में आ गया था।
नाटक करना हमारा शुरू हो गया था। पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट मेरे बड़े अच्छे आते थे, और उसका कारण ये था कि पढ़ने लिखने वाला परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। और बिहार में हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे माता पिता कितने भी गरीब हों, खेत गिरवी रख दें, माँ अपने गहने को गिरवी रख दे, लेकिन बच्चा हमारा कलेक्टर एसपी बने ही बने, यूपीएससी क्रैक करना ही करना है। तब यूपीएससी कम्पीट कहा जाता था, आज क्रैक कहा जाता है। 40 साल पहले भी ये चाह बिहार में 40 साल उतनी ही नहीं, मजबूत बिहार थी। में जब से यूपीएससी मेरा ख्याल है शुरू हुआ होगा भारतवर्ष में, तब से बिहार ही देता आया है। यूपी बिहार दोनों लगे हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश हाँ। और बिहार, तो ये एक ये था। और सबके हिस्से सब कुछ बटा हुआ था, सब भाइयों के हिस्से कौन क्या बनेगा, क्योंकि उस समय ऑप्शन कुछ नहीं था, या कम डॉक्टर थे। बनो, या इंजीनियर बनो, या कलेक्टर, या एसपी। इससे नीचे नहीं। हमारे यहाँ ये था कि मतलब बड़ा बेटा कलेक्टर बने, छोटा एसपी। ये परंपरा है आज भी, ये गांव में एक सोच है, और बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं हो रहा दिल्ली जाओ, किसी तरह करो, करना है और करते हैं। आज भी वही शिद्दत, वही लगन, वही ईमानदारी, वही मेहनत, वही प्रज्ञा, उसी तरह से आज भी आके, और बच्चे कम, आज तो लड़कों से ज़्यादा हमारी बेटियां, लड़कियां आगे आ गई हैं, कमाल की प्रतिभा। और मतलब ये तो इस तरह से चीज़ें होती थी। तो मेरे हिस्से इंजीनियरिंग आया था कि मैं इंजीनियर बनूं, और मेरा नाटक में मन लग रहा था थोड़ा थोड़ा। होता ये था कि मैं पास मार्क्स की तैयारी करता था अपने पढ़ाई में, कि मैं पास कर जाऊं, फेल ना हूं, परिवार की इज्जत रह जाए, प्रतिष्ठा रह जाए। और छोटे शहरों में आपका परिवार अगर थोड़ा प्रतिष्ठित है तो पूरा शहर जानता है आपको, आपके परिवार को, आपके पिताजी को, तो आपके भाइयों को। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, पास मार्क रेडी रखता हूँ। तो मैं पास मार्क्स की रेडी रखता था, यहाँ तक कि ऑनर्स में भी मैं डिजॉनर ना हूँ, बस पास हो जाऊँ, ऑनर्स मिल जाए, घर की इज्जत रह जाए कि डिजॉनर नहीं हुआ लड़का, बस उतना ही। लेकिन मैं जो पढ़ के जाता था वो सबके सब आ जाता था, और मैं लिख देता था, फर्स्ट क्लास आ जाता था। मैं क्या करूँ, मैट्रिकुलेशन हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, फिजिक्स ऑनर्स, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। इधर नाटक भी कर चल रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी चल रही है, आईआईटी दिया, बीआईटी दिया, पटना में रह के कोचिंग की, सब किया, हुआ ही नहीं। उस चक्कर में हमारा फिजिक्स ऑनर्स हो गया। अब एमएससी में जाने की नौबत आ गई कि एमएससी। अब एमएससी मतलब कि एमएससी में अगर फर्स्ट क्लास आ गया तो उस जमाने में डायरेक्ट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर आता था, आपसे बगैर पूछे कि कैन ज्वाइन एज ए लेक्चरर फलना कॉलेज। तो मैंने कहा कहीं मैं लेक्चरर ना बन जाऊं, फर्स्ट क्लास आ गया, लेटर आ गया तो घर वाले जबरदस्ती नौकरी ना दे दें। हाँ, तो ये को पढ़ाएगा कौन, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाएगा कौन। तो अरे बाप रे, क्या करूं मैं। तो मैंने कहा कि ना, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन 80 का दशक, भाई साहब, ब्राह्मण परिवार, बिहार, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप कह दें कि आप नाटक करना चाहते हैं, सिनेमा करना चाहते हैं, आपको डंडे पड़ेंगे। फिल्म देखने के लिए पिटाई होती थी कि फिल्म देखने जा रहा है। मैंने एक बार की बात बताता हूँ कि मतलब मैंने फिल्म देखी, और फिल्म देख के मैंने निकला, मैं, अमिताभ बच्चन चढ़े हुए थे, सर पे सवार थे अमिताभ बच्चन। वो दशक अमिताभ बच्चन का चल रहा था, 70s, और मतलब फिल्म लगी हुई है, अब देखने के लिए बेचैन है, और फिल्म मतलब देखना है। अब पता चलता था फ्राइडे को फलना लगने वाली है। अब पहला दिन पहला टिकट का कांड होता था, पूरा गैंग था, और स्टूडेंट कंसेशन लेना ही लेना है। तो उस तरह से तो फिल्म देख के मैं आज ये गोहरा रहा हूँ, घर से, सिनेमा हॉल से घर तक, सारे देवी देवताओं को, हे भगवान, हे माँ काली, हे माँ दुर्गे, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, कार्तिक जी, हे पार्वती जी, हे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, बचा लीजिए, बचा लीजिए, आज बचा लीजिए पिटाने से। आज देखिए, अब अपने आप में बात चल रही है, देखिए कितना महत्वपूर्ण था मेरा ये फिल्म देखना। अगर मैं ये फिल्म नहीं देखता तो ये चीज़ कैसे जानता मैं।
ये बहुत कमाल परफॉर्मेंस किया इसमें, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये मेरी भगवान से बातचीत चल रही है और मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ कि आज बचा लीजिएगा, आज पिटा ना जाऊँ कहीं, पकड़ में ना आ जाऊँ। पता चला घर पे आया तो बरामदे में कोई है ही नहीं, कोई नहीं, सीधे घर के अंदर एंट्री, हाथ पैर धो धा के पढ़ने बैठ गए डायरेक्ट। अच्छा, आप अगर पढ़ने बैठ जाए टाइम से ना, तो लोगों को डाउट होता है कि आज पढ़ने क्यों बैठ गया है, घर वालों को। तो उस रात तो निकल गई बात, दूसरा दिन भी निकल गया, बहुत बढ़िया, एकदम दम मन प्रसन्न है, किसी को पता नहीं चला। 3 दिनों के बाद आवाज़ आ रही है बड़े भाई साहब की, सप्पू। सप्पू मेरे घर का नाम। अब आवाज़ लगने के बाद तो मतलब गए। अब बड़े भाई साहब के किसी मित्र ने उसी शो में, जो शो मैं देख रहा था, वो भी फिल्म देख रहे थे, उन्होंने कह दिया, उनको मिले आज कि तुम्हारा भाईवा बहुत फिल्म देख रहा है आजकल। कौन? छोटका। छोटका कौन? अरे सबसे छोटा सप्पू है। अच्छा, छोटे शहरों में निक नेम भी सबको ही जानता है, सबको, और दोस्ती है, मित्रता है, तो घनिष्ठ संबंध, पारिवारिक संबंध। तो अच्छा, अब उन्होंने बुला दिया। अब तो जो भी आए उधर से ढपाक लग रहा है, बड़ा फिल्म असल बा, पढ़ाई लिखाई नहीं खेम, बड़ा नाटक में मन लागल बा, फिल्म लग। अब कोई कोई भाई उसी में कमेंट कर रहा है, हाँ हाँ एक एक्टर बनेगा बनू, ये सब चल रहा है घर में। लेकिन अब आप कैसे कह सकते हैं भाई, जब आपको फिल्म देखने के लिए पिटाई हो रही है। हाँ, नाटक मैं शहर में करता था, मेरा एक नाटक हो रहा था, और जो महेंद्र मंदिर, महेंद्र बाबू के नाम पे ही है, वो पूरा साल दे देते हैं सिनेमा के लिए भाड़े पे, और जब ज़रूरत होती है नाटक के लिए तो ले लेते हैं। तो ज्योति सिनेमा करके आज भी चल रहा है, ज्योति सिनेमा वो चलता है, तो उस पे हम वहाँ हम नाटक करते थे। तो हमारा एक नाटक था, तो हमने अपने माता पिताजी को नाटक दिखा दिया, हमारे भाई साहब ही लेके आए, पूरा परिवार आया नाटक देखने, नाटक देखा होकर देख के तो ये पता था कि नाटक वाटक करता है ये ऐसे ऐसे। अब लेकिन मैं अब जब ये तय कर लिया कि मुझे अब एक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग वगैरह लेक्चर वगैरह कुछ नहीं, अब मैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बात कौन करे? पिताजी। अच्छा, हम लोग पिताजी के से कुछ बात नहीं करते थे, मैंने पिताजी के सामने जाते ही नहीं थे, बहुत कम। पिताजी ने बुलाया या मतलब उस तरह से, या ऐसे पूजा में, या ये इस तरह से हम, या कुछ पढ़वा रहे हैं कि ये सुनाओ, पढ़ के पढ़ो इसको, तो उस तरह से, या कोई आया है तो रामायण का पाठ चल रहा है, सब भाई लाइन से खड़े होकर पाठ कर रहे हैं, तो मैं भी साइड में खड़ा हूँ, तो सब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कारी, लास्ट वाला मैं बोलता था, सबसे छोटा, ऐसे ऐसे क्रम होता था। तो उस तरह से, तो पिताजी को कैसे, सब माँ को हम लोग बातें बोलते थे, माँ पिताजी को कहती थी कि उसको ये चाहिए, वो ये करना चाहता, वो यहाँ जाना चाहता, ये ऐसे उसको ये, तो वो बातें होती थी। मैं माँ को कहूँ कि माई, मैं एक्टर बने के माई, ना एक्टर बनबा, इंजीनियर बनना ना एक्टर बनबा। कितना हमार मन लगे हमारे बेटा इंजीनियर बनी, इंजीनियर ना बनला, अब एक्टर बनबा, पढ़ा अभी लेक्चर बना। हमने आए बाप रे बाप, ये तो माँ को पता चल गया कि लेक्चरशिप हो जाएगा। तो अच्छा, पहले ज़माने में, आज भी है, माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के सेटल हो जाएं, नौकरी मिल जाए इनको, ताकि इसका ब्याह शादी हो, बाल बच्चे हो, ये सेट हो जाए, ये सुखी रहे। माँ पिता यही चाहता है, उनका जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो सोच है, वो इस तरह का है, हर माता पिता का आज भी है। माँ को मैं बोलूँ, माँ का होला ये एक्टर एक्टर, माई हम एक्टर बन जाए नु, तो डॉक्टरों बन जाए, इंजीनियरों बन जाए, कलेक्टरों बन जाए, एसपीओ बन जाए, मिनिस्टरों बन जाए। मैंने, माँ ने कहा है ये कौन नौकरी है जब तू सब बन जाई बा? माँ है ना बानू, भोजपुरी में हमारी बात चल रही है, भोजपुरी समझते हैं ना आप, तो बात चल रही है कि बानू एक्टर एक्टर। अच्छा ये बबुआ, ये कितना पैसा मिली हो? माई पैसा भी मिली, हम हिट हो जाए ना तो पैसा भी मिली, हिट हो जाए तो न तो ना मिली। चला हटा हटा इन्हें से, चला पढ़ाई कर, चला जा इन्हें से, हम ना बात करें तेरे बाबूजी से।
अब ये मेरा माँ के साथ फील्डिंग चलता रहता था हर रोज, जब भी टाइम मिले माँ खाली है, माँ पूजा पाठ करके बैठी हुई चुपचाप, माँ ने अभी खाना वाना खा लिया तो माँ के पास जाके पैर और दबा के अभी चल रहा है मेरा। और उधर से मेरे से जस्ट बड़े भाई बहन जो हैं वो देख रहे हैं कि माँ को फुसला रहा है, माई के फुसला रहल बा, माई फुसलावत आई, फुसला रहल बा हैं? भैया माई के फुसलावता, एक्टर बने के कहता, एक्टर बने के। अब ऐसे भी दुश्मन थे घर में ही, खेल खराब कर रहे थे। भाई खेल खराब कर रहे हैं। और अच्छा ग्रोइंग, वो उम्र बढ़ती उम्र होती ना तो बड़ा आनंददायक होता है, वो आज सोचते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, वो आनंद नहीं है अब तो, कि भाई बहन का ही अपना कंपटीशन चल रहा है, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में। तो ये सब होता था। जब पिताजी को पता चला फाइनली कि मुझे एक्टर बनना, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो पिताजी ने कहा कि हमने तो कभी किसी को रोका ही नहीं कुछ बनने के लिए, वाह। अगर उसको लगता है वो कर सकता है तो करे, बढ़े आगे, कौन मना कर रहा है उसको। अब इतना तो सुनना था, अखिलेंद्र मिश्रा आकाश में उड़ने लगे हनुमान जी की तरह। अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा आसान निकला, हम तो सोचे थे क्या क्या सोच रहे थे। तो इस तरह से चीज़ें जो थी वो शुरू हुई, चूँकि वो घर में एक अलग संघर्ष था जी। ये तो है। फिर घर से निकल आए जी, और पहुंचे कहाँ? घर से हम नहीं, अब तो जब मिला तो ये हुआ कि अभी हम क्या करें। तो पता चला कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ नाटक पढ़ाया जाता है, एक भारतेंदु नाट्य अकेडमी में पढ़ाया जाता है, और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में उन दिनों एक्टिंग बंद था। हाँ, शुरू में नहीं। उन दिनों नहीं चल रहा था। अच्छा, कोर्स बंद किया था उसमें? बीच में कोर्स बंद हुआ था। अच्छा। वो स्ट्राइक वगैरह हुआ था नसरुद्दीन शाह के ज़माने में, हाँ। तो वो एक लंबे पीरियड के लिए बंद था। बाद में 2000 में शुरू हुआ, लगभग 2000 के बाद आसपास में किया। अब शुरू हो गया, तो बैच निकल रहे हैं। वो बीच में बंद था, वो तो काफ़ी टेक्नीशियन ही निकलते रहे, एक्ट्रेस नहीं निकले। तो हुआ कि नेशनल ड्रामा और भारतेंदु नाट्य अकेडमी अभी अभी 75 में खुला है। अभी बात 81 82 अच्छा, 82 में 83 में चल रही है अच्छा, बात। 83 है। तो 75 में बीएनए खुला था और ये तो 62 में ही खुल गया था। तो मैंने कहा कि अब पढ़ने, नाटक पढ़ने जाऊँगा, पढ़ेगा कौन, अब फिर पढ़ना मुझे करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़े कौन? हाँ, अब चूंकि उतना हमें नॉलेज नहीं था कि मतलब उस तरह के इंस्टीट्यूट में हम जाएं और उस तरह की पढ़ाई होगी और पूरे विश्व भर के ड्रामे को पढ़ाया जाएगा और उस तरह की चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा नहीं। तो मेरे एक जो प्रोफेसर थे उदय शंकर खयार, और एक हमारे एजुकेशन ऑफिसर थे, तो नाटक लिखते भी थे, डायरेक्ट भी करते थे, एक्ट भी करते थे, मोहम्मद ज़कारिया साहब। तो इन लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम किसी संस्था के साथ जुड़ के अगर तुम नाटक करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बनिस्बत कि एक स्कूल में जाके पढ़ो। पहले थियोरी पढ़ो, फिर प्रैक्टिकल करो। नहीं, वहाँ एक ही टीचर होगा स्पीच पढ़ाने वाला, पता चला हर बच्चे का स्पीच एक जैसा है, हाँ, इंटोनेशन एक जैसा है हर बच्चे का। 20 बच्चे हैं क्लास में या 12 बच्चे हैं क्लास में, सब एक ही टीचर है, सब एक जैसा सीख गए। तो पता चला एक ही जैसा, और वैसा हुआ भी है। खैर उस तरफ नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि किसी नाट्य संस्था के साथ जुड़ोगे तो अलग अलग डायरेक्टर आएगा, अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग नाटक करोगे अलग अलग डायरेक्टर के साथ, तो तुम्हारी पर्सनालिटी खुलेगी, तुम अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखोगे, एक ही नहीं रहेगा सिखाने वाला। तो मैंने कहा अच्छा। तो डिसाइड हुआ क्या किया जाए। तो हुआ कि हम मुंबई ही जाते हैं और इप्टा ज्वाइन करते हैं। हाँ, और मैंने इप्टा मुंबई आके ज्वाइन किया। 83 की बात है ये, सितंबर की। हम 28 सितंबर को इप्टा ज्वाइन किए थे। मन लग गया फिर? नहीं, अब हमें यहाँ आके जीरो से शुरू करना पड़ा। हम तो वहाँ हीरो थे, नाटक किए हुए थे, लेकिन सारा एमेच्योर नाटक था। अब प्रोफेशनल नाटक अब शुरू होने वाला था यहाँ। कुछ बड़े चेहरे भी थे उस वक्त आपके आसपास जिन्हें आप देखकर? नहीं, वहाँ तो इप्टा तो भरा पड़ा था। अब शबाना आजमी एक्ट कर रही थी वहाँ पे, अमृतपाल थे, सुधीर पांडे थे, मुश्ताक खान थे, जावेद खान थे, जावेद अख्तर साहब भी आते थे, कैफी आजमी साहब, शौकत आजमी साहब, A.K. हंगल साहब हमारे श्रेष्ठ, मनमोहन कृष्ण,
यूनुस परवेज, ये मैंने उन दिनों फिल्मों में ये लोग बहुत सक्रिय थे। एक आध बार संजीव कुमार साहब आए थे, एक आध विजिट था उनका साधना स्कूल में, मुझे याद है। और क्योंकि वो भी इप्टा से ही थे। जिनका किस्सा आप सुनाते हैं कि कैसे जी, बैक स्टेज से वो बिल्कुल, बिल्कुल, मेन हीरो हुए। बिल्कुल। तो पहले हमें बैक स्टेज का ही काम मिला कि हम झाड़ू लगाते थे, फिर कुर्सियाँ उर्सियाँ रखते थे, सीनियर्स आएंगे, फिर वो रिहर्सल शुरू होती थी। रिहर्सल में मार्किंग होती थी तो चेयर्स वो सेट्स लगाते थे, फिर चाय का ऑर्डर करते थे, चाय सर्व करते थे, चाय का कप फिर वापस करते थे। तो उस तरह से बैक स्टेज का काम मिलना शुरू हुआ नाटकों में। मतलब जिम्मेदारी मिलनी शुरू हुई, और फिर हमने वो किया कि भाई कॉस्ट्यूम में बैक स्टेज करना है, कि कपड़े हर चीज सिलवाने, सिखा रहे हैं, कपड़े प्रेस सिलवाना, करवा रहे हैं। आयरन करवाना, धोबी के यहाँ जाना, ट्रंक में ले आना, गोडाउन जाना, ट्रंक लेके आना, वो ट्रंक खोलना, उसमें पुराने कपड़े क्या क्या है, इस नाटक में कुछ पुराने कपड़े चाहिए, उसमें से वो निकालो, उसमें कुछ सिपाही का ड्रेस है, उसमें से वो निकालो, कुछ वो हर बारीकी उस सिखाते तरह हैं। की चीज़ें वो शुरू हो गई। तो वो सेट्स का काम चल रहा है, सेट्स लगवाना, कि कैसे सेट्स का काम होता है, कैसे किले ठोका जाते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो वो सारी बातें शुरू हो गई। फिर लाइट वाले लाइट कर रहे हैं, तो वो देखना कि लाइटिंग कैसे हो रहा है, कैसे कलर बदला जाता है, कैसे डिमर होता है, कैसे डिमर का लाइटिंग करते हैं, कैसे म्यूज़िक का स्पूल होता है, वो बजता है उस पर, वो सारी चीज़ें, कि रिकॉर्ड बजाएंगे या टेप बजाएंगे, जब टेप आ गया तो कैसेट रहेगा, तो फिर वो, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई, और वो होता चला गया, और पूरा बैक स्टेज की ट्रेनिंग हुई। फिर पता चला क्राउड वाला नाटक है, क्राउड में ज़रूरत है, तो क्राउड में हमें इस्तेमाल किया गया था, हम क्राउड में आते थे। तो उससे ये अनुभव हुआ क्राउड में करने से, मैं कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को जो थिएटर कर रहा है, प्रत्येक एक्टर को, कि क्राउड सीन के वाले नाटक में क्राउड में अवश्य काम करे। क्राउड आपको एक अलग आत्मविश्वास देता है। भीड़ का जो दृश्य हो मंच पे, तो उसमें एक अलग आत्मविश्वास आता है आपके, कि आप भीड़ में हैं, मंच पे हैं, और मंच को लेकर आप में उतना आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन वो आत्मविश्वास जाग जाता है दर्शक को फेस करने का। उसके सामने आ रहे हैं, इंटरेक्शन चल रहा है, क्राउड एक साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक साथ नारे लगा रहा है, एक तरफ कोरस गा रहा है, एक साथ वो सारी काम कर रहा है, एक साथ बैठ के भाषण सुन रहा है, बीच बीच में से खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं। तो वो क्राउड सीन। फिर वन लाइनर डायलॉग, की एक डायलॉग मिल गया, आपने उसी क्राउड में उठ के आपने डायलॉग बोला, तो उस तरह के रोल मिलने लगे। फिर छोटे रोल मिलने लगे, कि छोटा रोल करेंगे, एक एंट्री का रोल कोई करेंगे, फिर थोड़े से बड़े रोल मिलने लगे, फिर मेजर रोल मिलने लगे, और फिर सेंट्रल रोल मिलने लगे। तो मन था तभी कि मुझे हीरो बनना है, हीरो जैसा बनने का ख्वाब एक्टर था। बनना है हमें, एक्टर था, हमें शुरू था से कि क्लैरिटी थी। क्लियरिटी थी। और हमने थिएटर में ही अलग 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 चूंकि डायमेंशंस के रोल हमने किए, अलग अलग डायमेंशंस के रोल किए, और मतलब उसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है मेरे रोल करने का, वो जो मैंने बैक स्टेज किया, जो नेपथ्य का काम किया, उसी को श्रेय जाता है। क्योंकि मैं बैक स्टेज का प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को थिएटर के बैक स्टेज का प्रोडक्ट मानता हूँ। ऑन स्टेज पे आने के लिए सभी बेचैन रहते हैं, लेकिन बैक स्टेज करके जो ऑन स्टेज आता है, उसकी बात कुछ अलग बात ही अलग होती है। तो उसका जड़ बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत। तो मुझे तभी से ये समझ में आ गया कि जड़ में पानी दो, और उसके बाद मैंने कहना शुरू किया कि जड़ में पानी देने से पौधा वृक्ष बनेगा, वृक्ष हरा भरा रहेगा, फूलेगा, फलेगा, और रसदार फल लगेगा, और तभी उसका रसास्वादन किया जा सकता है। और यही एक्टर का भी प्रोसेस है। एक्टर भी अपने दर्शकों को अपने अभिनय से रसास्वादन ही करवाता है। जब रस की निष्पत्ति होती है तो वो उसके अभिनय से, तो वही है। तो जड़ में पानी देना, नेपथ्य अवश्य है, काम जानो, सब जानो, सब चीज जानो, रिहर्सल का देखना। वही। मैं हर नाटक का रिहर्सल देखता था, क्योंकि मैं बैक स्टेज में था। तो मैं पहले आता था, मैं सारा अरेंजमेंट में रहता था अपने बाकी साथियों के साथ जो बैक स्टेज में थे, 3 4 5 जो भी थे, और उनके साथ हम लगे हुए, हम पूरी प्ले का रिहर्सल देख रहे हैं। अब उस नाटक का जो पसंदीदा रोल है, वो रोल हम बैठे बैठे रिहर्सल देखते हुए कर रहे हैं, कि ये रोल वो एक्टर तो कर रहा है, अगर मैं करूं तो कैसा करूंगा।
अब पता चला ये रोल तो हमने तैयार कर लिया, अब ये रोल अगर मैं करूं तो कैसा। तो पता चला 4-4 रोल 5-5 रोल मेरा एक नाटक में तैयार है। और पता चला जिस दिन कोई क्राइसिस हुई कि वो एक्टर नहीं है शो के लिए, उस तो दिन मिल पता गया चला मौका? कि आपने हाथ उठा दिया कि मैं करूंगा। अच्छा कर लोगे, करो। तो ये चीजें होती हैं। और यही चीजें संजीव कुमार जी के साथ हुई थी। हंगल साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, सुनाइए सुनाइए। यही कहानी सुनाई थी मुझे, जब कि संजीव कुमार भी बैक स्टेज प्रोडक्ट ही थे। क्योंकि 1955 में ए के हंगल साहब इप्टा मुंबई के लिए जो नाटक कर रहे थे डमरू, उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और उसमें जो मेन एक्टर था, मेन रोल कर रहा था, वो एक्टर उस शो के दिन नहीं आया। और छबिल दास में शो था, दादर में जो थिएटर है मुंबई में। और शो, अब उस समय तो कोई फ़ोन था नहीं, मोबाइल था नहीं, तुरंत फ़ोन करो कहाँ हो क्या हो, घर भेजना पड़ेगा किसी को, उतना समय था नहीं। तो हंगल साहब बहुत चिंतित थे लेके कि एक्टर आया नहीं, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं क्योंकि शो के पहले भी एक रिहर्सल होती है। तो पता चला उस रिहर्सल में वो है नहीं, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो आ जाएगा, क्योंकि थिएटर वालों पे एक दूसरे पे इतना विश्वास होता है कि आ ही जाएगा, मरते धरते, चाहे आगजनी हो, चाहे पानी पड़ रहा हो, या हड़ताल हो, या बाढ़ आ गया हो, या तूफान या ओले पड़ रहे हो, थिएटर एक्टर रंगकर्मी पहुंचेगा ही पहुंचेगा अपने शो के लिए। तो हंगल साहब बहुत चिंतित थे शो को लेके कि एक्टर नहीं आया, क्या करें। तो एक लड़का आया, वो जो बैक स्टेज करता था, उसने आके हंगल साहब से कहा कि हंगल साहब, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये रोल कर दूं। तो हंगल साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा। अच्छा, ये हंगल साहब के शब्द बोल रहा हूँ। हंगल साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा, पजामा कुर्ता पहना हुआ एक लड़का जो बैक स्टेज करता है, कह रहा है ये बात, जाके बैठो वहाँ से, बैठो वहाँ, जाओ बैक स्टेज करो, अपना काम आता नहीं है, रोल करेंगे, आ जाएगा वो एक्टर। और सचमुच वो एक्टर नहीं आया। तीसरी घंटी जाने वाली थी। हंगल साहब को लगा कि वो कह रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट था, करेगा क्या। बुलाया, इधर आओ, तुम कर लोगे क्या? जी कर लूंगा। याद है लाइंस? याद है, जाओ तैयार हो। और वो एक्टर मंच पे गया, जो ओरिजिनल कास्ट थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं करता था जैसा उस एक्टर ने किया, और उस एक्टर का नाम था संजीव कुमार। तो बैक स्टेज का जो प्रोडक्ट है वैसे ही निकलता है। अब उनको भी रोल कैसे याद था? रिहर्सल देख देख के। क्योंकि आप हर रोज रिहर्सल देख रहे हैं, कंटिन्यूअस देख रहे हैं, आपका ब्रेन क्या एक्सरसाइज होता है। क्योंकि हर 24 घंटे के बाद, एक रिहर्सल के बाद दूसरी रिहर्सल, फिर 24 घंटे के बाद तीसरा रिहर्सल, चौथा रिहर्सल, एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, ये एक विधि है ग्रो करने का, हर एक्टर जो रोल करता है। और जो रिहर्सल देख रहा है उसका भी यही क्रम है। तो उस तरह से ग्रोथ होता है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बैक स्टेज प्रोडक्ट हूं, वो एक्टर हूं मैं। तो बढ़िया थिएटर चल रहा है सर। जी जबरदस्त चल रहा है। अभी भी मैं थिएटर के लिए ललायत रहता हूं, लेकिन चूंकि फुल लेंथ नाटक नहीं कर सकता जिसमें 5, 7, 8, 10 एक्टर हों, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि समय नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि मेरी लेखनी भी शुरू हो गई है, मेरा जगह जगह इंस्टीट्यूशंस में जाना, फेस्टिवल्स में जाना शुरू हो गया है, नई पीढ़ी को साझा करना अपनी बातें, और किताबें लिखना, फिर अभिनय चल रहा है, फिल्में चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें समय नहीं मिलने के कारण मैं अगर समय पे रिहर्सल पे नहीं पहुंचूं तो नई पीढ़ी के जो एक्टर्स हैं गलत मैसेज जाएगा, लगेगा कि भाई स्टार बने हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, या 10 दिन गायब हैं, शूटिंग में चले गए हैं, रिहर्सल रुकी हुई है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि मैं अभी एकल प्रस्तुति करता हूँ। तो मेरा पहला एकल प्रस्तुति जो है स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ, जो 1.5 घंटे का एकल प्रस्तुति करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के वो प्रसंग जो अमूमन लोग नहीं जानते, उस तरह के प्रसंग परोसता हूँ उसमें, एकदम नाटकीय ढंग से। और अभी हमने श्री राम की प्रत्यंचा, ये दूसरा एकल है मेरा। ये इसका अभी राम जन्मभूमि, जो शिलान्यास हुआ राम मंदिर का, भगवान राम का, उसी संध्या मैंने मुंबई में इसको ओपन किया। ये 1.25 घंटे का है एकल। वाह।
इतना लंबा एकल होता नहीं। हाँ, पर लेकिन जब थिएटर में इतना मन रमा हुआ था और कर ही रहे थे, फिर कहाँ चंद्रकांता में क्रूर सिंह मिल गया, कहाँ पहुंच गए आप टीवी में? नहीं देखिए, या मन था कि एक दिन तो टीवी जाना है? नहीं बिल्कुल मन तो बिल्कुल टेलीविजन जाना है, फिल्म नहीं, फिल्म जाना है, फिल्म था। सिनेमा में जाना हो। टेलीविजन आ गया भारतवर्ष तो में। पहले क्या मिला? सीरियल मिला था कि कोई फिल्म पहले मिली थी? नहीं, पहले तो टेलीविजन ही मिला, टेलीविजन ही मिला। टेलीविजन भारतवर्ष में आ गया था और हमने हमारा अप्रेंटिस काम काफ़ी हुआ। श्याम बेनेगल जी के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया की मैंने, अलग अलग एपिसोड, जो काल था, अलग अलग समय के एपिसोड, उसमें अलग अलग रोल्स किए मैंने। और उड़ान सीरीज था कविता चौधरी का, उसमें भी एक रोल किया मैंने, जो विलन था उसमें पार्ट 1 में, छोटा सा रोल था। और अनिल चौधरी की कबीर की मैंने, MS सत्यू का कैर किया मैंने। तो इस तरह के रोल किए मैंने। फिर मुझे एक आध फिल्म मिली, धारावी एक फिल्म सुधीर मिश्रा की थी, नेशनल अवार्डेड फिल्म, वो उसमें एक रोल किया मैंने। और उसके बाद मुझे चंद्रकांता मिल गई। तो वो चीज़ें जो थी वो चल रही थी। तो चंद्रकांता जब आया तो फिर तो एक एज एन एक्टर 360 पे एक लोगों की दृष्टि बदल गई। हालांकि तब भी लोग मेरा नाम असली नहीं जानते थे, अखिलेंद्र मिश्रा जानते ही नहीं थे, वो या तो क्रूर सिंह जानते थे या अक्कू जानते थे। आपको कब पता चला कि क्रूर सिंह नामक ये जो पात्र है आपका जितना मकबूल हो गया पब्लिक में, लोग अब स्वीकार कर रहे हैं इसे? कैसे पता चला पहले? अरे बाप रे, ये तो बहुत अजीब कहानी है। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही लाजवाब भी है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अभूतपूर्ण घटना है ये। मार्च में ये सीरीज शुरू 94 में, 1994 में मार्च में ये सीरीज शुरू हुआ चंद्रकांता, रविवार को 9 बजे। कौन भूल सकता है? और जून 9 को मेरे पप्पू भैया का तिलक था, जो जस्ट मुझसे बड़े थे। तो उनका तिलक था बिहार में, छपरा में। और उस समय एक ही फ्लाइट होती थी, मुंबई टू पटना, और फ्लाइट की टिकट बहुत होती थी, और वो फ्लाइट सहारा की थी। और वो और पटना से फिर 2-2.5 घंटा बाई रोड गंगा उस पार छपरा के लिए। तो मैं रात भर शूटिंग करके, फ्लाइट की टिकट मुझे प्रोड्यूसर ने, नीरजा गुलेरी जी ने ही दिया, क्योंकि इस शर्त पे जाने दिया कि चूँकि डे नाइट शूट कर रहे थे हम लोग, सीरियल ऑन एयर आ गया था, बैंक नहीं था, पूरे हफ्ते शूट करते थे और टेलीकास्ट होता था। तो उन्होंने कहा कि आप जाते ही अटेंड करके आ जाइएगा, क्योंकि मैंने कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। मैंने कहा मैं एकदम जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं बड़ा हुआ हूँ साथ में अपने भैया के साथ। मैंने झगड़ा किया है, मारपीट किया है, मेरा शर्ट वो पहन लेते थे, मैं झगड़ा करता था, उनका शर्ट मैं पहन लेता था, मैं झगड़ा करता, वो झगड़ा करते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, और एक दूसरे का किताब फाड़ देते थे गुस्से में, किताब कॉपी चुरा देते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। मैंने कहा कि ना, मतलब बिल्कुल, और तो बिल्कुल ही, मतलब मैं जाना ही जाना है, तिलक में मैं नहीं रहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको भेजते हैं। तो रात भर शूटिंग करके हम सुबह की फ़्लाइट पकड़े, हम पटना लैंड हुए कुछ 1 बजे के आसपास, 1 या 2 बजे कुछ बज रहा था। जून का महीना, बिहार की गर्मी, लू चल रही थी। और दलसिंह सराय में विद्यार्थियों पे सरकार ने गोली चलाई थी, तो पूरा बिहार बंद था उस प्रोटेस्ट पे, तो कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी। मैं बाहर जब निकला तो मुझे पता चला, एयरपोर्ट के बाहर निकला, ब्रीफकेस लिए हुए और पैदल चले जा रहा हूँ, कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, रिक्शा है भाई, रिक्शा है। एक रिक्शा वाले को पकड़ा, तो भाई हार्डिंग पार्क से सब बसें निकलती थी पूरे बिहार के लिए पटना से, उस समय बस स्टॉप डिपो वही था। तो वहाँ वो हम जब जा रहे थे तो हमने एक रिक्शा वाले को कहा, देखा उसको है, मैंने कहा कि अरे पहुँचा दो भाई, पहुँचा दो। ना 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 ना, ना पता नहीं है, स्ट्राइक चल रहा है, हड़ताल है। मैंने कहा अरे 10 रुपया ले लिए भाई, 10 रुपया ले लिया। 10 रुपया मानने के लिए तैयार ही नहीं। 20 रुपया ले ली भाई, 20 रुपया, 20 रुपया। हार्डिंग पार्क छोड़ा उसने, वहाँ गए भाई, छपरा जाने वाले बस।
तो पूरा टेम्पो, ट्रैकर, जीप, महिंद्रा का ये सब चलते थे। वो सब, वो मेटाडोर, मिनी बस और सारे कोच बसेस सब हार्डिंग पार्क पर पूरा पैक है। पता ही नहीं है कि कहाँ कौन क्या कैसे जाएगा, कहाँ की गाड़ी कहाँ से जाएगी। पता करते करते पता चला वो एक बस है जो शाम को 6 बजे छपरा के लिए खुलेगी, सिवान के लिए खुलेगी, वो छपरा होके जाएगी। तो वहाँ गए तो एक आदमी खड़ा था वहाँ दरवाजे पे, और बस पैक है, गर्मी में लोग बैठे हुए हैं उस धूप में, पसीना से लत पर, लेकिन बस में बैठे हुए हैं। और बिहार में वो जून का महीना जो होता है वो सीजन होता है शादियों का, लगन का। तो पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आए रहते हैं अपने अपने गांव जाने के लिए शादियों में। तो वो सब लोग थे, पैक था, और वो आदमी खड़ा है। और वो आदमी जो है वो, उससे मैंने आके पूछा कि ये बस जे बात से छपरा जाई ना छपरा ना जाई। उन्होंने कहा अरे महाराज तो कहला खा कि छपरा जाई, छपरा जाएगी। अरे ना छपरा ना जाई, सिवान जाई। मैंने कहा सिवान छपरा होके ही जाई नू, सिवान जाएगी छपरा होके ही जाएगी, तो मुझे छपरा में उतार देना। कहा कि देखात नहीं खे, पूरा बस भरल बा, लोग बैठल बा सवेरे से हैं, चलिए हटिए ना, जाइए ना, हटा। दिमाग खराब कैले वाली महाराज ये गर्मी में। हम कहें भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाई, भाई का तिलक है, जाना जरूरी है, साथ बड़े हुए हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, तब बम्बई का नाम बम्बई ही था। तो बॉम्बे से आ रहे हैं, ये 94 की बात बता रहा हूँ, बॉम्बे से आ रहे हैं। तो कहता हम क्या करी, बॉम्बे से आवता रहता, चलो हटो उन्हें। तो मुझे लगा कि उसके विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने ब्रीफ केस खोला और उसको फ्लाइट का टिकट दिखाया। कि नहीं, फ्लाइट का टिकट तो मेरे पास ही था, फ्लाइट का टिकट मैं दिखाया, रिटर्न टिकट था। मैं कहा देखो ये 4850 रुपया आवे के भाड़ा लागल बा, आज देखा कल ही जाता नहीं, हाई देखा 4850 सवेरे के फ्लाइट, अभी जाके करे के बाद पहुँचा दे बनू तो तिलक अटेंड हो जाए। अब मैं उसको इमोशनली, अब वो सुनने के लिए चला ना तो क्या करी आ गई बारे मर्दे, हटा इन्हें से। अब तो पूरा मतलब झिड़क रहा है मुझे। मैंने कहा कि तो भाई क्या करूं मैं। तब तक मुझे याद आया कि मेरे पास चंद्रकांता का फोटो है, क्रूर सिंह का। मैं फटाक से फोटो निकाला, हमने फोटो रख लिया था कि शादी वादी में लोग कहेंगे फोटो वोटो, तो फोटो मैं कहा देखो। तो मैंने कहा तो हाँ नहीं, उसने पूछा क्या कर रहे बम्बई में, क्या करते बम्बई में? यही तो चाहिए था। एक्टर हमें एक्टर क्या एक्टिंग कैले बारा? चंद्रकांता एगो सीरियल आवेला, तो हाँ आवेला, तो मैंने वो में क्रूर सिंह बा यकू यकू, कहाँ बात, ए रुक रुक रुक, वही रुक। अब ये मत कहिया कि तू है हुआ, अब ये मत कहना कि तुम ही हो। तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। हे भगवान, बिहारियन के शर्म ना आवे, ये कितना झूठ बोला था, हतना बड़ा कलाकार हेजी खड़ा रही, ना हटाया था, हटा। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब मान ही नहीं रहा है। तब तक तो फोटो का याद आया, फोटो निकाला मैंने कहा देखो फोटो देखो, ये देख रहे हो क्या, फोटो क्या दिखा रहे हो, हटो। बड़ा बड़ा आर्टिस्टों का फोटो बिकाता नहीं है क्या, तुमने खरीद लिया है? तो मैंने कहा कि देखा ना। अब आंखें मैंने बड़ी की और फोटो की आंखें दिखा रहा हूँ, ये आँख दिख रहा है, ये आँख मिलाओ, तो फोटो ले लिया, ऐसे दिख रहा है। मैंने आँख देखो, ऐसे देखो, टूटी दिख रहा है, टूटी, ये गड्ढा देखो, यहाँ देखो, ये तो दिख रहा है ऐसे। अब चूंकि फेस में और कुछ दिखाने लायक है नहीं है, इतना बड़ा आईब्रो है, इतनी बड़ी बाल है, ये पूरा ये और मूंछ है, और कुछ तो है नहीं। तो देख रहा है ऐसे देख रहा है, और ऐसे देख रहा है, ऐसे। हे तू है हुआ का, तुम ही हो क्या? फ्रूटी लेके आओ, फ्रूटी। अब फ्रूटी और रोटी का ऑर्डर करने लगा, वो आया, ऊपर ले गया। अच्छा, वो लोग रिजर्व में एक तौलिया रखते हैं बस में, एक सीट पे तौलिया, मतलब रिजर्व तौलिया रखा है रिजर्व।
तौलिया रखा हुआ था, ले गया बैठाया, कहाँ बैठिएगा। अरे और पूरे बस स्टैंड, वो मेरे साथ पास खड़ा था, वो मालिक था बस का, हाँ, वो खड़ा था, कहाँ उतरिएगा। मैं भगवान बाजार, कहा ना ना घर पे उतारेंगे। अरे भाई अब वो भगवान बाजार से टर्निंग लेने के लिए गुजरिया की तरफ वो तैयार था वो। मैंने कहा नहीं नहीं, उधर मत जा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो 9 बजे रात को मैं पहुंचा, सारे रिश्तेदार जब तिलक चढ़ाने सारे लोग आ गए थे, हम घर पे पहुंचे वहाँ। फिर तो ये एक घटना जो थी, ये अद्भुत घटना थी। ये पहली बार मैं चंद्रकांता सीरीज टेलीकास्ट शुरू होने के बाद मैं मुंबई से निकला था और ये अनुभव हुआ था, अद्भुत अनुभव था ये। और मतलब कमाल में मैं उस आदमी, खैर नाम मुझे मालूम ही नहीं है, नहीं तो नाम लेता मैं। तो चंद्रकांता के अनुशासन में तो हमारी पूरी पीढ़ी जो है बंधी हुई है, लेकिन जिस जगह पर आप थिएटर करते थे और जहाँ पर शायद आपके माता पिता ने आपको देखा, कैसा दिन था जब पहली बार उन्होंने उसी थिएटर में आपको फिल्म में देखा? भले ही आप सलमान खान से पिट ही रहे थे। हाँ, ये बड़ा ही अद्भुत मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। मैं उस समय था नहीं। साल क्या था ये 1995 1995 में वीर गति रिलीज हुई थी 29 सितंबर को, और ज्योति सिनेमा में, उसी थिएटर में जहाँ नाटक करता था वहीं लगी थी। और मेरे माता पिताजी, मेरे पूरा परिवार गया देखने, माता पिताजी भी गए, भैया लोग लेके गए कि चलिए फिल्म देखने। तो मेरी माँ जो है सो ये हो गई, मतलब रोने लगी, भावुक हो गए देखकर? भावुक हो गई, क्योंकि उसमें लास्ट में हीरो जो है वो पेट्रोल से पूरा शरीर को भिगो देता है, मेरा जो चरित्र है उसको, और पूरे मोहल्ले को, और आग लगा के ये करता है, और इसको भी उठा के आग में फेंक देता है, जला देता है। तो वो देख के कि मतलब हमारा बबुआ कि जरा दिला खाया, अब अगला कौन अरे। तो भैया लोगों ने समझाया कि अरे एक्टिंग हनुमाई फिल्म नु हाँ, फिल्म है ये। तो मैं जब गया तो माँ ने बताया, ऐसे ऐसे माँ ने, शरीर मेरी देख रही है कि मतलब कि कहीं जला तो नहीं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब है। चूँकि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य पृष्ठभूमि से अगर आप हैं, और मेरी माताजी तो बहुत ही आध्यात्मिक गृहिणी रही हैं, और उस तरह से उस ज़माने में, मतलब मेरे पिताजी भी सेकेंड वर्ल्ड वार में थे, आर्मी में। उसके बाद वहाँ से जब वार ख़त्म हुआ, बटालियन डिसॉल्व कर दिया गया, तो इन लोगों को ऑफ़र दिया गया था कि या तो आर्मी फिर से ज्वाइन कीजिए या आप लोग सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। वाह। तो पिताजी ने आर्मी में जाने, बाबा ने आर्मी में जाने नहीं दिया उनको। हाँ। कहा कि नहीं, सिविल सर्विस ज्वाइन कर लो, इधर ही नौकरी कर लो। तो फिर कस्टम सेंट्रल एक्साइज में आए थे वो। कुछ सवाल जो हैं हमारे सुनने वालों के आए हैं, लेकिन उसके पहले एक सवाल मेरे, और हम अंतिम हिस्से में पॉडकास्ट के, सवाल तो बहुत हैं वैसे मेरे पास, पर फिर भी कुछ कम कर लेते हैं। पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी? देखिए, पहली फिल्म जो कॉमर्शियल फिल्म तो वीर गति, हाँ। जो के सिंह जी की फिल्म है, वो फिल्म मुझे, चंद्रकांता चल रहा था, और चंद्रकांता में बहुत सारे एक्टर्स थे। और इससे पहले मैं आपको टोक के पूछ रहा हूँ, चंद्रकांता में भी जो क्रूर सिंह का आपको रोल मिला था, वो पहले छोटा था? वो 12 एपिसोड का रोल था। हाँ। वो, और चूँकि वो उसमें मैंने पहली बार ध्वनि को तकिया कलाम में इस्तेमाल किया था, यक, नौ रस में इस्तेमाल किया था। वो यक था? वो यक, तो मैं बोलता था उसको यक, तो वो सुनाई देता था यक्कू, और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था, तो बच्चों ने उसको यक्कू 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 कर दिया उसको, तो यक्कू हो गया वो। तो वो एक ध्वनि को आप तकिया कलाम बनाएं, और 9 रस में, दुखी है, और जब वो करुण में है तो करुण रो रहा है, वो हास्य में है जब कॉमेडी कर रहा है, जब वो श्रृंगार में, वो जब जाता अपना प्यार का इजहार सारे याद आ गए अपने, हाँ, जब वो भय में है, डरा हुआ है, तब भी, हाँ, जब उसको भूख लगी है तब भी, जब वो वीरता में, जब वो तलवार निकाल के युद्ध कर रहा है वीरेंद्र विक्रम से या तेज सिंह से, तो वो उस तरह से, तो हर जगह यक। वो बाद में यक महाराज और यक पिताजी भी शुरू कर दिया। हाँ, मुझे याद, क्योंकि वो चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई थी, तो कैरेक्टर के पॉपुलर होने के कारण वो मेरा रोल बढ़ता चला गया। नहीं तो ओरिजिनली वो 12 एपिसोड में समाप्त हो जाता, कि
उन्होंने यही बताया था हाँ, न जाने। ऐसा बहुत लोगों के साथ मेरा ख्याल है उसमें हुआ। इरफान ने भी जब बताया था तो यही कहा था कि भाई मेरा रोल छोटा था उसमें, लेकिन जब लगा कि ये तो ठीक चल रहा है तो उसे जिंदा कर दिया। हाँ, टेलीविज़न में एक ये है। ये शुरू से और है। और नहीं, शुरू से नहीं है, वहाँ कुछ वैसे वहीं से ऑलमोस्ट शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ। चंद्रकांता में ऐसे बहुत सारे पात्र मुझे याद हैं जिनकी मृत्यु दिखाई और हमने स्कूल में जाके उनका रोना गाना कर लिया, हाँ, और फिर हमने कहा वापस आना चाहिए और वापस आ गया। तो वो वहीं से इनफैक्ट शुरू हुआ है, ये वापस आना और रोल बढ़ जाना। उसके पहले रामायण महाभारत चाणक्य में तो था नहीं, डिस्कवरी एंड नियमन था नहीं, बुनियाद और हम लोग में था नहीं। ये सब फिक्स नॉवेल्स थे, या रजनी एपिसोडिक था, या उड़ान उड़ान जो में था नहीं हो सकता था। वो भी बायोपिक था, हाँ, कंचन चौधरी बिल्कुल। का जो कविता जी ने बनाया था। बिल्कुल। तो इस तरह से जो सीरीज थी, कयर जो सत्यू साहब ने बनाई थी, वो भी शिवशंकर पिल्लई का ज्ञानपीठ पुरस्कृत नॉवेल था वो क्या भी। लेजेंडरी तो इस तरह से जो चीज़ें दौर थी, तो वो उस तरह से लिटरेचर पे काम होता था, साहित्य पे काम होता था, प्योर वही मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों पर बना, बुनियाद बुनियाद बना। उस पे बना है। तो उस तरह से चीज़ें जो हैं, अलग अलग साहित्यकारों के उपन्यासों पे, फिर कर्मभूमि बनी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पे, फिर इस तरह से चीज़ें बनती चली गईं। लेकिन चंद्रकांता से शुरू हो गया, कैरेक्टर गया और कैरेक्टर वापस भी आ गया, या डबल रोल हो गया, या रोल छोटा था बढ़ता चला गया। और वो फिर इन्होंने फॉलो अप किया है, और वो फॉलो अप ऐसा कर दिया कि मतलब अब लोग भी मतलब अब तक चल रहा है वो। हाँ। 3 दशक 4 दशक हो गए। तो उससे आपको फिल्म मिली। तो वो सीरीज, उसमें बहुत से एक्टर्स थे बड़े बड़े। उसमें सुरेंद्र पाल जी थे, हाँ, और जो शक्तिमान में दमराज किल्विश बनते थे। और जो द्रोणाचार्य बने थे द्रोणाचार्य बने थे महाभारत में। तो बहुत बड़े स्टार थे ये लोग टेलीविजन के उस समय। तो वो चंद्रकांता के पिताजी का रोल करते, विजयगढ़ के महाराज जय सिंह। तो मैं उसी कॉलोनी में रहता था, यारी रोड पे। मैं इनलैक्स पार्क में रहता था, वो जकारिया आगाड़ी नगर में रहते थे। तो वो तो कई बार वो मुझे पिक कर लेते थे शूटिंग के लिए, अगर टाइम एक है तो, या पैकअप के बाद वो मुझे लेके आते थे। अगर एक साथ पैकअप हुआ या मेरा पैकअप होने वाला है, उनका हो चुका है, तो इंतज़ार कर लेते थे। बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत ही जेंटिल उनका व्यक्तित्व है। तो वो मतलब एक सीनियर का उस ज़माने में व्यवहार जो होता था अपने जूनियर्स के साथ, वो कमाल, अद्भुत होता था। मतलब एकदम छोटे भाई की तरह या पिता की तरह, माने उस तरह से सम्मान होता था और केयरिंग होता था। तो एक दिन वो मुझे बहुत प्यार करने लगे थे वो, और हम साथ में परफॉर्म तो कर ही रहे थे। तो वो के सिंह जी उनके दोस्त थे, जो राइटर थे, जो राज कपूर साहब के असिस्टेंट भी थे, और राम तरी गंगा मैली और प्रेम रोग जैसे फिल्मों के डायलॉग लिखा था उन्होंने। और बाद में क्रांतिवीर, तिरंगा, त्रिदेव, सारी फिल्में उन्होंने लिखी, सब देखी हमने। तो वो जब डायरेक्टर बन रहे थे, वीर गति फिल्म उस समय बना रहे थे वो, तो वो मुझे पता नहीं था। मुझे सुरेंद्र पाल जी ने कहा कि क्या कर रहा है, शूटिंग है? मैं कहा नहीं। तो कहा कि चलो किसी से मिलवाता हूँ, और लेके गए मुझे, और के सिंह जी से मिलवाया कि के सिंह जी हैं। और तो मैं बैठा हुआ था, वो दोनों अपना आपस में बात कर, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। नमस्ते नमस्ते हो गया था, बातचीत की, अखिलेंद्र है ऐसे ऐसे। और मैं उसके बाद चाय वाय पी के हम लोग चले आए। तो दरवाजे पे छोड़ने के समय उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा अखिलेंद्र बाबू, मिलिएगा। तो मेरे जहन में आया कि मेरा नाम कोई फिल्म वाला इस ढंग से आज तक नहीं लिया है। इस ढंग से 94 की बात बता रहा हूँ, ये इतना शुद्ध उच्चारण और इस तरह से उच्चारण, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। सो उसके बाद हम चले आए, फिर रह गई, हो गई बात। फिर पूरी चंद्रकांता सीरीज का डबिंग हुआ है फिल्म की तरह। तो हम लोग शूटिंग खत्म करके डबिंग स्टूडियो जाते थे, वहाँ डबिंग करते थे रात को। तो वो एक्टर्स जिसकी शूटिंग जैसे खत्म होती थी वैसे वैसे डबिंग स्टूडियो, तो वहाँ भी लाइन लगती थी। तो सारे एक्टर लाइन से बैठे हुए हैं, इस तरह होता था। तो मैं था वहाँ पे, तो पता चला कि मैं था, कोई कर रहा डबिंग, वो निकलेगा तो मैं जाऊँगा। तो पता चला मुकेश खन्ना साहब आ गए। अरे मेरा छोटा सा है, मैं क्रूर सिंह मैं कर लेता हूँ, फिर कर लेना। तो अब सीनियर आदमी कौन बोले, मैंने कहा ठीक है।
तो पता चला वो चले गए, तब तक सुरेंद्र पाल जी आ गए। कहा कौन कर रहा है? मैंने कहा मुकेश जी कर रहे हैं। तो कहा कि मेरी भी डबिंग, तुम्हारी तो बहुत डबिंग होगी। सो ये तो सुरेंद्र पाल जी वहाँ बैठ गए। और वो पहले क्या होता था, कहीं भी जाते थे ऑफिस में, स्टूडियो में, तो एक्टर्स क्या करते थे, 2-4 स्ट्रगल का फ़ोन लगा लेते थे वहाँ पे फ्री में, तो कोई बोलता नहीं था। तो सुरेंद्र पाल जी 2-4 फ़ोन कर रहे थे अपना, तो उसी में वो फ़ोन शायद सिंह साहब को लगाया और मैं उधर ही बैठा हुआ था। तो बात करते करते मुझे सुनाई दिया कि अच्छा अखिलेंद्र, हाँ यही है सर, बात कीजिएगा, अखिलेंद्र सिंह साहब। उन्होंने फ़ोन दे दिया। तब तक खन्ना साहब निकले, मुकेश खन्ना साहब, और सुरेंद्र पाल जी चले गए अंदर डबिंग करने। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कहाँ है अखिलेंद्र बाबू आप हैं? आप तो एकदम बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा सर आपका नंबर नहीं है मेरे पास। तो कहा कि नहीं, मेरा नंबर अभी लिखिए आप। उन्होंने नंबर लिखवाया और आपका नंबर है? मैंने कहा सर केयर ऑफ नंबर है। तो कहा कि मैसेज मिल जाता। तो केयर ऑफ नंबर, उस समय हमारे पास कुछ होता नहीं था। तो केयर ऑफ नंबर मतलब कि मैसेज आने का भी 1 रुपया लेता था, फ़ोन करने का भी 1 रुपया, इस तरह से था। तो वो नंबर दे दिया मैंने और कहा कि आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। फिर मैं भूल गया, चंद्रकांता की शूटिंग डे नाइट चलता रहता था। और एक दिन मैं लैंड लेडी का नंबर दिया था जहाँ हम रहते थे, जिसका फ्लैट लेके दूसरे विंग में दूसरे फ्लैट में थी, उनके पास न टेलीफोन था, यहाँ लगवाने नहीं देती थी। उन्होंने कहा हम मैसेज लेंगे। मैसेज उन्होंने आके मेरे रूममेट को कहा कि उसका मैसेज है, कोई सिंह का फ़ोन आया था और बता देना उसको। तो 2-3 दिन पहले आया था। मैं कहा क्या? मैं रात को आया तो मुझे कहा कि अखिल जी वो मैसेज आया था, वो कह रही थी दीदी, किसका का नाम बताया? कहीं नाम नहीं कह रही थी, कोई सिंह का आया था। मैंने कहा सिंह का आया था? सिंह का आया था? अब मैं बोले जा रहा हूँ कि यार ये तो एक तो टेलीफोन लगवाने नहीं दे रही हैं और ऊपर से मैसेज भी ठीक से नहीं लेती हैं। अब बताओ। अब मैं लेटा हुआ हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, और सुबह मेरी शूटिंग भी है, और मैं बोले जा रहा हूँ कि भैया हद है, मगर कोई अच्छा फ़ोन आ जाए काम का तो ये कैसे होगा, ये क्या मतलब अच्छी बात नहीं है ये। मैं बक बक कर रहा हूँ। मैंने कहा कल को अगर ऐसे ही सिंह साहब का फ़ोन आ जाएगा तो क्या करेगी ये लेडी है? मैसेज सब ऐसे ही। फिर मैंने कहा कहीं सिंह साहब का तो फ़ोन नहीं था। अब रात के बज गए 10:30, 10:30 11। मैं गया दूसरे विंग में, उनके घर पे घंटी बजाई। कहा क्या? मैं सो गया आप लोगों ने? मैंने कहा कि किसका फ़ोन आया था? सिंह साहब, के सिंह? तो उनके बच्चे से पूछ रही हैं अपनी, किसका फ़ोन आया था बेटा? किसका, वो जो फ़ोन लिया था अंकल का, किस? हो गई छुट्टी। कहाँ ढूंढे? फिर नेक्स्ट डे मैंने सिंह साहब को फ़ोन किया, नमस्कार सर। अरे अखिलेंद्र बाबू कहाँ हैं? मैसेज दिए हुए 3 दिन हो गए, आप कहाँ हैं? आपका तो मैसेज टाइम्स में नहीं मिलता। सो निकट भविष्य में आकाशवाणी होने वाली है, तो आप मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन कर लिया कीजिए। अब ठीक है, आप कर लिया कीजिए। मैं कहा ठीक है सर। तो मैं हर तीसरे चौथे दिन को फ़ोन करता था। एक दिन बुलाया उन्होंने बस कहा कि आप मेरे फिल्म के मेन विलेन हैं और आपके अपोजिट हीरो है सलमान खान। फिल्म का नाम है वीर गति। मैंने कहा ओ लो भाई चलिए। तो बस वैसे ही ये फिल्म मिली मुझे। वाह। फिर विलन बनने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, लेकिन वीर गति देखने के बाद मेरे माता पिता ने कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था कि गुंडा उंडा के रोल ना करे के चाहिए, गुंडा के रोल ना करे के चाहिए, अच्छा ना लागेला। पिताजी ने कहा था। तो मैं उस चीज़ को मैंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था। बहुत हद तक मैंने बहुत फिल्में बना की थी उन दिनों। ये चीज़ हमने वैसे बाद में नोटिस की थी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ये सब कहानियाँ, लेकिन ये देखा था कि आप हमारे जीवन के पहले विलन थे। उसके बाद के दिनों में आपको हमने जहाँ भी देखा, आप विलन नहीं थे, आप कोई ना कोई और ही रोल कर रहे थे। तो मैं सोचता था कि ठीक है, ये तो होता है, एक वक्त के बाद आदमी सोचता है मैं चॉइस करता हूँ, अब मैं विलन नहीं, कुछ अलग अलग रोल करूँगा, कॉमेडी और ये सब। लेकिन आप तो लंबे समय तक विलन भी नहीं थे। नहीं, मैं बिल्कुल मैंने साउथ की फिल्में मना कर दी। मैं गया था, मैंने किए भी थे 1-2 विलन के रोल, 1-2 पॉजिटिव रोल भी किए वहाँ, लेकिन मैंने उस तरह से विलन का रोल मैंने मतलब सुनता था, बहुत मार-धाड़ होता था, मतलब एकदम। अब तो गोलियां चलाने का मन नहीं करता, डिशुम डिशुम तो छोड़ दीजिए आप, मतलब यहाँ तक
तो वो होता है एक। मैं तो शुरू से, उसके बाद मैं वीर गति के बाद मिर्ची सेट किया सरफरोश में। वो एक प्रयोग था मेरा उस तरह का कि मैं एकदम यंग था, बूढ़े का रोल, क्योंकि वो थिएटर से ही बुढ़ापा शुरू हो गया था मेरा। बूढ़े का रोल मिलना थिएटर में। अनुपम खेर की तरह आपका पुराना मतलब बूढ़े से ही शुरू हुआ हाँ, था। तो वो हो गया। उसके बाद नहीं, खेर साहब तो खैर लेजेंडरी एक्टर हैं। खेर साहब ने तो बहुत कमाल किया। तो सारांश याद था हाँ, मुझे। सारांश में मैं तो मैंने वीर गति के बाद जब ये सरफरोश का मिला तो वो मेरे लिए एक प्रयोग था, चैलेंज था। और चूंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था वीर गति के बाद कि लाउड एक्टिंग ही करता है ये, हाँ, क्योंकि चंद्रकांता भी लाउड था, Loud वीर गति भी लाउड कैरेक्टर था। तो मैंने कहा कैरेक्टर तो समझो क्या है, जो मिलेगा वही हो रहा है। नहीं कैरेक्टर लाउड है हाँ। तो एक्टिंग कैसे अंडर होगी? आप लोग अंग्रेजी फिल्म देखते के अंडर एक्टिंग करते हो, एक्टिंग तो समझो पहले। फिर सरफरोश मेरे लिए चैलेंज था। मैंने कहा इससे ज्यादा आंख ही नहीं खोलूंगा मैं। मैंने कहा बताता हूँ अंडर एक्टिंग क्या होता है। कैरेक्टर है वैसा, हाँ। मीठा प्यारा, बॉर्डर पे बैठा हुआ देश के साथ गद्दारी कर रहा है, श्रूड, हाँ। तो वो कैरेक्टर वैसा परफॉर्म करेगा। तो फिर आपने आमिर खान फिर के मैं, साथ हाँ, फिर मैंने लगान भी की। लगान की पॉजिटिव रोल की, हीरोइक रोल किया। ये क्या केमिस्ट्री बैठी कि आमिर खान के साथ आपकी दोनों बड़ी फिल्में शानदार हिट? पसंद आ गए थे आप उन्हें? आमिर खान अच्छे एक्टर्स को पसंद करते हैं और लगान में वो अच्छे एक्टर्स इकट्ठे कर रहे थे, क्योंकि बहुत से अच्छे एक्टर्स चाहिए होता है। तो मुझे फ़ोन आया कि मतलब ऐसे आशुतोष गोवारिकर मिलना चाहते हैं, तो मैं गया था मिलने उनसे। उसके पहले आशुतोष जी से मेरी एक आध हेलवाए हुई थी, मैं उतना नहीं जानता था उनको। मैंने टेलीविज़न पे देखा था मैंने, लेकिन मैं उतना जानता नहीं था। और एक आध बार मिला था, व्यास जी ने मिलवाया था मुझे। और उसके बाद मैं वही ऑफिशियली मीटिंग हुई मेरी, और फिर वो फिल्म की मैंने लगान। उन्होंने कहा कि ये पीछे 11 लोगों का तस्वीर खड़ा, 11 लोगों का लकीरें खींचा हुआ खड़ा था, लगान लिखा हुआ था पीछे। कहा कि ये पोस्टर डिजाइनर देख लीजिए, लगान। मैंने कहा लगान, मैं फिल्म कर रहा हूँ, अब मुझे रोल नहीं सुनना। लगान से कहीं ना कहीं मेरे फोर फादर लगान दिए होंगे, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं किसान पृष्ठभूमि से ही हूँ, तो मैं, मेरे लिए नई बात नहीं है। तो वो था। और उसके बाद मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया, द याद है लीजेंड मुझे, भगत सिंह। याद है मुझे। तो पॉजिटिव रोल्स भी मेरे हिस्से आए, विलेनी रोल भी आए, बाद में भी विलेन का रोल किया मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन और वो नहीं किया मैंने। नहीं किया। मैं जैसे रेडी फिल्म में विलेन है, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है वो। अतिथि तुम कब जाओगे में, हाँ, वो है नेगेटिव रोल, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है हम वो। मतलब उस तरह का विलन नहीं है जिस तरह का तरह का हमको नहीं देखने की आदत है, एक्शन और गोलियां चल रही हैं और धाए अब धाए सब। अंतर्द्वंद मेरी फिल्म है, नेशनल अवार्डेड फिल्म है। अब चूंकि वो दूल्हे को उठा लेने पे, बिहार की एक सच्ची घटना पे फिल्म है वो, तो वो अब बेटी के भला चाहने के लिए वैसा कार्य करता है, विलन नहीं है वो। सिचुएशनल है। तो सिचुएशनल वैसा विलन है वो, सिचुएशन ही विलन है। तो इस तरह की चीजें आई। फिर गंगा जल आया तो वो कैरेक्टर वैसा था, वो भूरेलाल। तो भाई साहब अभी गर्वित जी हमारे जो हैं वो भी कह रहे थे कि ई तो साला होना ही था। कह रहे थे उसी से शुरू कीजिएगा पॉडकास्ट, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है ज़्यादातर वो जो मीम आपका चला है जहाँ भी लगा देता आदमी तो याद आ जाता है। इस तो साला होना ही था। ये उसमें तकिया कलाम था गंगा जल में। तो ये बखूबी तकिया कलाम भी प्रयोग करने पे होता है, एक्टर कैसे प्रयोग करता है उसका। क्योंकि भारतीय सिनेमा में या तो वाक्य रहा है या शब्द रहे हैं, ये हमेशा। तो मैंने वाक्य का भी किया ये प्रयोग, कि भाई ये तो सलाह होना ही था, ये भी लोगों को पसंद आया। और मैंने न वाक्य न शब्द, ध्वनि को भी चंद्रकांता में। वो तो आपका इम्प्रोवाइजेशन था, वो तो पूरा। लेकिन ये ई तो साला होना ही था, इसमें भी कुछ इम्प्रोवाइज किया? ये तो सलाह होना था, नहीं, ये तो सलाह होना था प्रकाश झा ने लिखा था। ये प्रकाश जी ने लिखा था इसको, और उसको हमने अपना ढंग से उसको हर सिचुएशन में बोला था। आपको किस डायरेक्टर के साथ ज़्यादा मज़ा आया? मतलब ये मुझे पता धर्म संकट वाला सवाल होगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो बिहार की पृष्ठभूमि की कहानियाँ हैं उसमें तो आप अद्भुत ही जमे हैं, ज़्यादा ही जमे हैं। तो मज़ा आता है जब आपको वैसी पृष्ठभूमि, वैसे डायरेक्टर, वैसा रोल मिलता है, क्योंकि वो तो आप हैं ही। नहीं, बिहार की पृष्ठभूमि की ज़्यादा फिल्में नहीं की है मैंने। फिल्में तो आपने यूं भी ज़्यादा नहीं की हैं। हाँ, फिल्में, लेकिन हर डायरेक्टर के साथ, हर डायरेक्टर का जो क्राफ्टमैनशिप है
वो बिल्कुल अलग है। मैं अगर राजकुमार संतोषी की बात करूं तो बिल्कुल अलग क्राफ्ट है। आशुतोष गोवारिकर की बात करूं, जॉन मैथ्यू की बात करूं, सरफरोश के डायरेक्टर, मैं अगर बात करूं यश चोपड़ा जी की, वीर ज़ारा की थी मैंने उनके साथ। मतलब वो तो बहुत पुराना स्कूल उनका, उनसे डायरेक्टर्स पैदा हुए हैं, ये तो कई जनरेशन टू जनरेशन, उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो ये अपने आप में यश चोपड़ा जी के साथ काम करना अपने आप में कमाल था, एक ऐसा अनुभव। और मुझे यश जी के साथ जब मैं पहली बार मिलने गया था, जब बुलाया था उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए, वीर ज़ारा के लिए, तो उस दिन उनसे मिल के मुझे ये लगा कि कोई आदमी अगर बड़ा है तो क्यों बड़ा है। यश जी के व्यवहार से, यश जी के साथ बातचीत करने के, उनके स्वभाव से, और जिस तरह से वो बता रहे थे चीज़ें, कर रहे थे, जिस तरह से पहले आप गए मिलने तो आपकी इतनी तारीफ की एज एन एक्टर, आपको एकदम कंधे पे बिठा लिया उन्होंने, आपको मोरली हाई कर दिया, साबित किया कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी। आपको यशराज फिल्म्स ने बुलाया है, मतलब आप यशराज फिल्म्स के साथ काम करने लायक हैं। और क्यों हैं ये सुनिए, और उसके बाद आपके हर एक काम का नाम ले लेके कि आपने लीजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया था, अजय देवगन वाली में बहुत अच्छा किया था। हम लोग कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं इस कैरेक्टर को लेके कि कौन करेगा, मैं और अदी। ये इस तरह से बात करना, इतनी सच्चाई से, खुले दिल से, अपनत्व के साथ, तो ये एक एक्टर डायरेक्टर का जो रिश्ता है वहीं तैयार हो जाता है। तो ये इस तरह से प्रकाश झा का अपना क्राफ्ट है, अपना ढंग है उनका काम करने का, उस तरह से बताते हो कि ये करो और क्या कर रहे हो। हाँ, इफ़ यू आर नॉट, वो अगर वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं रहे हो तुम, कुछ करो। कहते थे एक्टरों को, मैंने सामने की बात है, कई एक्टरों को कहा उन्होंने कि क्या कर रहे हो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ करो ना, कुछ क्या कर सकते हो तुम इस पे, तुम करो ऐसा। ये मैं गंगा जल के वक्त की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपहरण भी किया उनके साथ, लेकिन हर डायरेक्टर का, अब राजकुमार संतोषी तो छोड़ देते हैं, डू इट, व्हाट यू कैन डू, डू इट एंड शो मी। मतलब इतना बड़ा चैलेंज एक एक्टर के लिए। हाँ, अब कितना तैयार है एज एन एक्टर, आप करिए। आप एक डायरेक्टर आपको फ्रीडम दे रहा है कि डू इट, तो करिए। अब राज जी के, अब लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जो आखिरी सीन है, जब आज़ाद अपने आप को गोली मारते हैं, तो सीन क्या था, सिर्फ यही था कि वो अटैक करते हैं, वो लोग पुलिस वाले आगे घेर लेते हैं और आज़ाद गोलीबारी करते हैं और फिर आखिरी गोली मिलता है और वो मार लेते हैं। सीन यही था। लेकिन मैंने आज़ाद जी को कहा, क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके गया हुआ था जब रोल कर रहा था, मैंने राज जी को कहा, संतोषी जी को, कि मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या, बताइए बताइए बताइए, एकदम एक्साइटेड हो गए। मतलब ऐसा डायरेक्टर मुझे नहीं मिला, सच बता रहा हूँ, कि मैं कुछ कहूँ एक्साइटेड हो जाए आदमी, क्या बताइए बताइए। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सीन है, मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। अखिलेंद्र, ओहो, शूटिंग, अब शॉट रेडी है, मिट्टी डालो, ये करो वो करो, सब दिखाया करके कि मिट्टी उठाऊंगा, ऐसे बोलूँगा, इतनी ही सेवा कर सका मेरी माँ, क्षमा करना। और उसके बाद वो मतलब आपको मालूम है, पिन ड्रॉप साइलेंस करवा दिया राज जी ने कि साइलेंस हो जाओ सब कोई। पुणे के एक बहुत पुराने पार्क में वो शूट कर रहे थे, और उस सीन के बाद उस दिन की शूटिंग ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कल मिलेंगे, कल करेंगे, अब नहीं। तो वो जो पूरा जो आज़ाद के बारे में मैंने पढ़ा था, उसका जिस्ट है वो 2 लाइन, वही मैंने डाला था। तो उतना फ्रीडम दिया उन्होंने कि डालो, करो, क्या कर सकते हो, डू इट। और हमने किया, और वो उसकी तारीफ आज भी मिलते हैं, कहते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं, आज भी मिलते हैं, तारीफ करते हैं। खुद मुझे बड़े बड़ों का नाम लिया और कहा कि बड़े बड़ों ने तारीफ की है आपकी। तो ये बात होती है। तो अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग लेवल है। कोई नई फिल्म आ रही है जिसका इंतजार करना है हमें? नई फिल्म हमारी, अगर
चूंकि जैसा कि आपने पहले ही सवाल पूछा था कि लोग कहते हैं ये एक्टर कहाँ है, ये एक्टर कहाँ है, एक्टर कहाँ है। एक्चुअली वो एक्टर फिल्म देखते ही नहीं है, वो लोग फिल्म देखते ही नहीं है एक्टर की। वो सिर्फ बड़ी फिल्म से जानते हैं कि बड़ी फिल्म में अगर आप आ जाएं तो मतलब आप हैं। छोटी फिल्में भी देखा करो, अच्छी फिल्में बनती हैं कमाल कमाल की, वो तो देखते नहीं है लोग। तो बड़ी फिल्म के लिए अगर लोग इंतजार कर रहे हैं तो इंडियन 2 आ रही है, कमला हासन डायरेक्टर हैं, शंकर उसके डायरेक्टर हैं, कमला हासन एक्टर हैं, शंकर डायरेक्टर हैं उसके। तो इंडियन 2 अप्रैल में आएगी जैसा प्लानिंग है। उसके बाद एक कॉमेडी फिल्म की है गुलगुले बकौली राज आंसू की, एक नितेश जैन की फिल्म की है मैंने, PMT कोचिंग। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। बढ़िया व्यस्त चल रहे हैं आप तो। नहीं, सेलेक्टेड, ये भी बहुत ही रोल के हिसाब से। हमारा जो मैं ग्रुप बता रहा था, दो एक सवाल वहाँ से ले रहा हूँ। तो वहाँ एक साहब ये पूछ रहे हैं कि आपसे मैं पूछ लूँ, आपका इंदौर से कोई ख़ास कनेक्शन रहा है? नहीं, इंदौर से मेरा कोई। पता नहीं, शायद उनको ऐसा लगा हो। एक और सवाल है, पुरुषोत्तम पाठक ने पूछा कि कौन सा रोल सबसे चैलेंजिंग आपको लगा, या कौन सी भूमिका आपके दिल के सबसे करीब है? और शायद जवाब आप दे भी चुके हैं बीच में। गंगा जल का भूरेलाल, अतिथि तुम कब जाओगे का सुलेमान भाई, लगान का अर्जुन, या भगत सिंह का चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर आज़ाद। मुश्किल था नहीं अभी जानना। आजकल के विलेन रोल करने वाला आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, जो सबसे ज़्यादा विलेन बनकर आता है? बतौर एक्टर विलेन होने का कोई फ़ायदा भी होता है क्या, ये विपिन ने पूछा। विलेन बन के सबसे ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं। और अब विलेंस के रोल ही नहीं लिखे जा रहे हैं, एक्टर रोल क्या करेंगे? अब कहाँ गब्बर पैदा होता है, अब कहाँ लायन पैदा होता है, अब कहाँ मोगैम्बो पैदा हो रहा है। आप याद नहीं रहते? क्योंकि रोल्स ही नहीं लिखे जाते हैं। अब रोल लिखे जाएं, पहले प्रयोग होते थे, रोल लिखे जाते थे, एक्टर को बुलाया जाता था, ये एक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, ये एक्टर ये रोल करेगा, और फिर नए नए। अब तो रोल अगर आते भी हैं तो जो रिटायर्ड हीरो है वो विलेन का रोल कर रहे हैं। विलेन में नए प्रयोग, नए आयाम कहाँ आ रहा है? एक नया आयाम आए ना विलेन में। अगर हमने एज ए विलेन 5 ही फिल्म की या टेलीविजन किया क्रूर सिंह, तो क्रूर सिंह एक नया प्रयोग था एज ए विलेन। वीर गति का इक्का सेठ एक नया प्रयोग था, मिर्ची सेठ सरफरोश का एक नया प्रयोग था। ये सब प्रयोग थे मेरे। तो एक प्रयोग होना चाहिए, जो कि प्रयोग सलीम जावेद करते थे। मोगैम्बो का भी लिखा उन्होंने, और कभी उन्होंने गब्बर लिखा, कभी उन्होंने लॉयन लिखा। तो ये प्रयोग होना चाहिए। विलेंस के रोल लिखा जाए, प्रयोग हो, तब तो इंडस्ट्री में विलेन आएंगे। अब तो छोट फुट विलेन का रोल लिखा जाता है। पता चला आजकल तो OTT में हर विलेन गाली दे रहा है। तो गाली देना क्या विलेन है? इसलिए नहीं करते आप OTT ज़्यादा? नहीं, OTT से हमारा अभी तक कोई संबंध नहीं बना है। इसीलिए नहीं करते, मैं पूछ रहा हूँ। अब गाली तो दे नहीं सकता मैं, अश्लीलता कर नहीं सकता, बेड सीन कर नहीं सकता, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक एक्टर का काम केवल पैसा कमाना नहीं है, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, दायित्व है। वो कौन निभाएगा? आपके अगर 50 ही लोग फैन फॉलोइंग है तो उन 50 पे क्या असर पड़ेगा? बड़े बड़े एक्टरों के लाखों और करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, क्या असर पड़ता होगा? कभी सोचें। और लिखने वाले और बनाने वाले भी गालियों को ही क्रिएटिविटी समझते हैं, और अश्लीलता को ही। जो घर के बेडरूम में हो रहा था उसको पर्दे पे लेके आ गए। वो से रियलिस्टिक सिनेमा के करीब जाना कहते हैं। इसको रियलिस्टिक कहते हैं। रियलिस्टिक सिनेमा का रेवोल्यूशन हुआ था जब रसोलनी और वेलनी आया था। देसी का द बाइसिकल थिफ बनी थी फिल्म, जिसका प्रभाव हर हिंदुस्तान के हर फिल्म मेकर पर पड़ा, बिमल रॉय से लेकर राज कपूर से लेकर हर एक पर। और सबने ये बात कमिट भी किया है द बाइसिकल थिफ का, कि फिल्म देखने के बाद हमें पे प्रभाव पड़ा। तो हमने डिसीजन लिया कि मैं भी इस तरह की एक फिल्म बनाऊं। वास्तविकता क्या है? 2 बीघा जमीन। वास्तविकता वो है। आज एक फिल्म कांस में जाती है, बर्लिन में, और कहाँ कहाँ जाती है। लोग कहते हैं दिस इज इंडियन फिल्म। ओह माय गॉड, बट वेयर इज इंडिया इन दिस फिल्म? भारतीय सिनेमा से भारत ही गायब है। तो कैसे आप कह सकते हैं भारतीय सिनेमा है? आप पश्चिम के सिनेमाओं का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या दक्षिण भारतीय आपसे बेहतर हैं जो वो फिल्म बना रहे हैं और उसका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दक्षिण भारत की डब फिल्में चल रही हैं सुपर हिट आपके यहाँ हिंदी सिनेमा में।
क्षेत्रीय फिल्में कमाल कमाल की फिल्म बन रही है, वो वास्तविकता है। वास्तविकता, रियलिज्म सीखना है तो क्षेत्रीय फिल्म जो बना रहे हैं उनसे सीखें, हाँ, बाहर भी मत जाएं। तो ये आपकी नाराजगी और आपकी शिकायत तो है ना? क्योंकि मैं वही हूं ना, मेरा परिवार है ना। अब मेरे परिवार में कुछ इस तरह की बातें होंगी तो आदमी दुखी तो होगा, एक सदस्य तो मैं भी हूं। सही लगेगा ना कि ये क्या हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। क्या सिनेमा सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, मनोरंजन का माध्यम है? सिनेमा का कोई दायित्व तो नहीं है समाज के प्रति? इतना सशक्त माध्यम, विजुअल मीडिया, जिसका इम्पैक्ट कितना डायरेक्ट मन मस्तिष्क पर पड़ता है। बच्चे देखते हैं, छप जाता है। हर पॉकेट में एक एक मोबाइल है, हर बच्चे के पॉकेट में एक एक मोबाइल है, और इसमें भरे हुए हैं, पूरा गंद भरा हुआ है। और बच्चों का तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो दुनिया जानना चाहते हैं, जीवन जानना चाहते हैं, तो कहीं भी गार्डन में भी छुप के देख लिया। माँ बाप रोकेगा तो बाथरूम में चले जाएंगे, टीचर रोकेगा तो कहीं मंडली बना के उधर कॉलेज के पीछे चले जाएंगे, एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। रात को रजाई ओढ़ के रजाई के भीतर देख रहे हैं। आता है ना, कैसे सुनने में आता है ऐसा, अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं मैं। तो पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए आप लोगों को? थोड़ा सा समाज के लिए भी काम करो, समाज के लिए भी बनाओ। अगर अच्छी चीजें बनाओगे अच्छा, तो समाज बदल जाएगा। ये वो माध्यम है कि समाज बदल सकता है। मनुष्य का, मनुष्यता का जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का मनुष्यता है। वो मनुष्यता फिर से उसका नया उद्गम और नया उद्गार हो जाएगा। हर मनुष्य अपने धर्म को समझने लगेगा, मेरा धर्म मनुष्यता है, मैं एक दूसरे के काम आऊं, मैं समाज के काम आऊं, मैं पर्यावरण के काम आऊं। पर्यावरण को कोई नहीं, कुछ नहीं समझ रहा है। कितनी फिल्में बनती हैं पर्यावरण पे, जो कितना ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो एनीवे, खैर ये तो नहीं, अच्छा है, आपने अपनी शिकायत भी रखी थी, बढ़िया है। और उम्मीद यही है कि आप तो जो फिल्में चुनते हैं उनमें हमें वो सब देखने को मिले जो आप अपेक्षा कर रहे हैं। और ये तो सतत संघर्ष है जो इंडस्ट्री में पहले भी था और अब भी और आगे भी रहेगा, और होना भी चाहिए। हर तरह का विचार, हर तरह का व्यक्ति, हर तरह का विचार है, करें वो लोग, लेकिन अति सही। बहुत अच्छा लगा अखिलेंद्र जी आज मिलकर, और पुराने दिन ताज़ा हो गए। मुझे उम्मीद है आपके भी हो गए होंगे। कुछ घटनाएं फिर सामने आ गई आंखों के। मैं भी 80-90 के दशक से हो आया। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आपका ड्रीम रोल जो आप जी रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, उसे आप और अच्छे से जिएं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखें, बढ़िया कविताएं लिखें, थिएटर का आपका प्यार यूं ही बना रहे। और कोशिश करेंगे कि जब आप दिल्ली में कभी कोई प्रस्तुति दे रहे हो तो हम भी आके ज़रूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाकू नितिन में अखिलेंद्र मिश्र, जिन्हें बचपन में हम यक्कू यक्कू के नाम से जानते थे, और आज तो उनके साथ बहुत सारे परिचय जुड़े हुए हैं। ना जाने कितनी फिल्में, कितने सारे सीन, और अब तो कई जगह वैसे कहा मीम में भी दिख जाते हैं। ये तो साला होना ही था। तो ये तो होना ही था कि उनको हम बुलाते हैं, बहुत दिनों से पीछे लगे हुए थे। आज के पढ़ाकू नितिन में इतना ही। अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी 2020 देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने रखा पॉडकास्ट की नई दुनिया में पहला कदम। 26 जनवरी है आज तक रेडियो के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। और शुरू हुआ ऑडियो कंटेंट का वो कारवां जिसने देश को दिए एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट। 3 ताल सीजन 2 का 35वां समागम। कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार, जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स। और इस सफर में आज तक रेडियो ने हासिल किए कई मकाम। And the award for the best podcast goes to आज तक रेडियो। 25 देश, 8 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, 20 पॉडकास्ट और 11 ग्लोबल अवार्ड के साथ आज तक रेडियो पूरे कर रहा है शानदार 4 साल। ये आज तक रेडियो है।